Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 4 of class 7th history, and the chapter's name is the Mughal Empire. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, the Mughal Empire. So जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम मुगल एम्पायर के बारे में जानने वाले हैं। हम देखेंगे कि किस तरह मुगल जो थे वो हमारे इंडिया में आए और कौन कौन से जो मेजर रूलर्स थे वो देखेंगे, किस तरह उन्होंने अपना एम्पायर जो है उसको फैलाया, उसको एक्सपेंड किया, किस तरह की पॉलिसीज़ वो लोग अडॉप्ट करते थे। तो यही सब चीज़ें हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। हमें पता है कि जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो एक बहुत ही बड़ा एरिया है और इसमें अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग कल्चर के हैं, अलग अलग रिलीजन्स फॉलो करते हैं, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, राइट। एक ऐसी टेरिटरी जो कि इतनी बड़ी है, जिसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कल्चरली, राइट। ऐसी एक टेरिटरी को मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था किसी भी रूलर के लिए, अगर हम मिडिल एजेस की बात करें। ठीक है, तो इस टाइम पे कोई भी जो रूलर था वो इतनी आसानी से इतनी बड़ी टेरिटरी को कंट्रोल नहीं कर पाता था। बट जब मुगल्स आए तो उन्होंने इस चीज़ को एक तरह से सच करके दिखाया। उन्होंने अपने एम्पायर को इस तरह स्थापित किया, इस तरह फैलाया कि इतने बड़े एरिया को उन्होंने काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया, जो कि पहले देखने नहीं मिलता था। मतलब कि देखने में मिलता था तो बहुत थोड़े टाइम के लिए मिलता था, शॉर्ट पीरियड के लिए ही। एक प्रॉपर जो कंट्रोल था पूरे टेरिटरी पे, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, तो वो देखने मिलता था। बट मुगल्स ने इसको काफ़ी अच्छे से संभाला, मतलब कि उन्होंने जो पूरा कंट्रोल था इतने बड़े टेरिटरी पर, वो काफ़ी अच्छे से किया। 16th सेंचुरी में मुगल्स ने अपना जो किंगडम है उसको आगरा एंड दिल्ली तक फैला चुका था और 17th सेंचुरी तक उन्होंने लगभग पूरा सब कॉन्टिनेंट अपने कंट्रोल में ले चुका था, राइट। उन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन किस तरह चलता है, उसको स्थापित किया। आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस लाए, वो लोग अपने नए नए आइडियाज़ लाए कि किस तरह चीज़ों को कंट्रोल करना है, किस तरह गवर्नेंस चलानी है। और ये जो आइडियाज़ थे, जो स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, वो इतना स्ट्रांग था और इतना अलग था कि इनके बाद के जो रूलर्स आए थे वो लोग भी इन आइडिया से अछूते नहीं रहे थे। मतलब कि इनके आइडियाज़ ने, मुगल्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है, जो इनकी आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस है, जो इनकी पॉलिटिकल लेगेसी है, ठीक है, वो इनके जाने के बाद भी एक तरह से जिंदा रही। जो इनके बाद जो रूलर्स आए उन्होंने इनकी जो पॉलिसीज थी, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर था, उसको काफ़ी ज़्यादा अडॉप्ट किया और वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए इनकी पॉलिसीज से। आप सभी जो 15 अगस्त पे इंडिपेंडेंस डे के दिन जो परेड होती है वो सब देखते हो, राइट। आप प्रधानमंत्री का भाषण भी सुनते हो। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ से लोगों को एड्रेस करते हैं? वो करते हैं रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट से, लाल किले की प्राचीर से वो सभी को संबोधित करते हैं। तो ये जो लाल किला है ये मुगल एम्परर्स का रेजिडेंस था, यहाँ पे जो मुगल एम्परर्स थे वो रहते थे, राइट। नाउ हु वर द मुगल्स? अब इस सेक्शन में हम देखेंगे कि आखिर मुगल्स थे कौन, उनका पास्ट क्या था, वो किस एक तरह से किन एम्परर्स से वो रिलेशन रखते थे। तो जो मुगल्स थे वो दो ग्रेट रूलर्स के वंशज थे एक तरीके से, ठीक है। द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लीनिएजेस ऑफ रूलर्स। तो दो जो बड़े रूलर्स के वंश थे उनके वंशज थे मुगल्स। अब कौन कौन से जो दो बड़े रूलर्स थे, तो उनके मदर के साइड से वो वंशज थे जंगीज खान के, ठीक है। तो उनकी जो मम्मी थी, उनकी जो मदर थी मुगल्स की, वो जंगीज खान के परिवार से, उनके वंशज से बिलोंग करती थी। तो ये लोग भी क्या हुए, जंगीज खान के वंश थे। अब जंगीज खान कौन था? जंगीज खान मंगोल रूलर था जिसने कि चाइना एंड सेंट्रल एशिया पे रूल किया था। और अगर उनके फादर की साइड से बात करें तो वो लोग थे सक्सेसर्स ऑफ तैमूर। तो ये लोग अपने फादर के साइड से, जो तैमूर रूलर था, उसके वंशज थे। अब तैमूर कौन था? तैमूर ईरान का रूलर था। इसके अलावा उसने इराक और जो मॉडर्न डे टर्की की बात करते हैं तो उन पे भी रूल किया था। तो जो तैमूर थे उन्होंने इराक, ईरान एंड टर्की पे रूल किया था।
बट जो मुगल्स थे वो कभी भी अपने आप को जंगीज खान के डिसेंडेंट्स कहलवाना पसंद नहीं करते थे। वो लोग अपने आप को मुगल्स या फिर मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो जंगीज खान है उसको एक तरह से काफी बड़े जो नरसंहार होता है उससे जोड़कर देखा जाता है, कि ऐसा कहा जाता है कि जो जंगीज खान है उसने इन्यूमरेबल लोगों को एक तरह से मरवा दिया था, नरसंहार करवाया था। तो इसलिए वो लोग अपने आप को जंगीज खान से और मंगोल से या मुगल से रिलेट करना नहीं चाहते। और जो उज़्बेक्स थे, उज़्बेक्स कौन? उज़्बेक्स जो है वो मुगल्स के मंगोल कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इन लोगों को भी कुछ इसी तरीके से देखा जाता था। उज़्बेक के साथ भी कुछ इसी तरह की जो मेमोरीज थी मैस्कर की, वो जुड़ी हुई थी। और इसलिए जो मुगल्स थे वो अपने आप को मंगोल या मुगल्स कहलवाना नहीं चाहते थे। अब इनको अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं था, बट इन लोगों को अपनी जो तैमूरी डायनेस्टी है, जो रूलर तैमूर थे, उन पे इन्हें काफ़ी ज़्यादा गर्व था। इन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था कि काफ़ी ज़्यादा प्राउड ये लोग फील करते थे कि ये लोग तैमूर जो रूलर था उसके वंशज हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो तैमूर रूलर था उसने दिल्ली में 1398 में पूरा कब्जा कर लिया था। तो इसलिए इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्राउड होता है अपने आप को तैमूरी डायनेस्टी से तैमूर रूलर से जोड़ने में। अब जो मुगल्स थे इनको अपनी जिनोलॉजी पिक्टोरियली शो करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। मतलब कि ये लोग अपने पूरे जो भी वंश हैं, जो भी कौन कौन इनके फादर, उनका फादर, उनका फादर, इस तरीके से होता है ना जिनोलॉजी, तो वो इनको पिक्टोरियली मतलब कि पिक्चर के थ्रू शो करने में काफ़ी मज़ा आता था, काफ़ी अच्छा लगता था। तो हर एक रूलर जो है वो अपनी पिक्चर बनवाता था तैमूर के साथ। ठीक है। अब आप अगर यहाँ पिक्चर 2 में देखोगे, यहाँ पे एक तरह से आप देखोगे ये ग्रुप फोटो की तरह लग रही है ना? कि बीच में एक रूलर और साइड में ये लोग हैं। अब ये कौन कौन है ये देखते हैं। तो इस पिक्चर में आप देखोगे तो जो सेंटर में है वो है तैमूर, और सेंटर के राइट में मतलब तैमूर के राइट साइड में है उनके सन मिरान शाह। तो ये हो गए मिरान शाह। और मिरान शाह कौन थे? मिरान शाह बाबर के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे। और उसके बाद है अबू सईद। तो ये हो गई मिरान शाह, उसके बाद अबू सईद। और अगर इसके लेफ्ट साइड देखें तो ये है सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा। और उसके बाद है उमर शेख। तो ये हो गए सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा और ये हो गए उमर शेख। और उसके बाद जो मुगल एम्परर्स हैं बाबर, अकबर एंड शाहजहां, वो हैं थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इस तरफ ये हैं बाबर, अकबर एंड शाहजहां। ठीक है। और इस तरफ ये है हुमायूं, जहांगीर एंड औरंगजेब। तो आप इसमें देख सकते हो कि किस तरह इसमें, अब जाहिर सी बात है कि इसमें सभी जो रूलर्स थे उन्होंने तो एक साथ बैठ के ये पिक्चर नहीं बनवाई होगी। बाद में जो रूलर्स थे उन्होंने अपने आप को, क्योंकि वो तैमूर से अपने आप को रिलेट करना काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते थे, तो उन लोगों ने अपनी इस तरीके से पिक्चर बनवाई है कि तैमूर के साथ तैमूर जो है सेंटर में और बाकी सब लोग जो हैं वो उनके साइड में बैठे हुए हैं। और इस तरह उन्होंने अपनी एक पिक्टोरियल तरीके से अपनी जिनोलॉजी को दर्शाने की कोशिश की है। इस सेक्शन में हमने देखा कि जो मुगल्स थे वो दो ग्रेट लीनिएजेस से आते थे, दो ग्रेट रूलर्स थे, उनके वंशज थे। अपने मदर के साइड से वो जंगीज खान के वंशज थे और अपने फादर के साइड से वो तैमूर के वंशज थे। बट उन्हें जंगीज खान का वंशज कहलवाना अपने आप को पसंद नहीं था, क्योंकि जंगीज खान जो है उसको ये माना जाता था कि उसने बहुत सारे लोगों का नरसंहार किया है। और जो तैमूर था उससे बड़ा ही वो प्रभावित होते थे, मुगल्स बड़ा ही अच्छा मानते थे उसको, क्योंकि एक कारण ये भी था क्योंकि उसने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। और जो मुगल्स थे उन्होंने अपनी जिनोलॉजी को पिक्टोरियली डिपेक्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो ये चीज़ें हमने इस सेक्शन में देखी। अब अगले सेक्शन में हम मुगल्स के मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में जानेंगे कि किस तरह उनके मिलिट्री कैंपेन्स वो लोग चलाते थे और कौन कौन उनके मिलिट्री में रहता था। तो ये सब चीज़ हम देखेंगे। मुगल मिलिट्री कैंपेन्स। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि जो मुगल एम्परर्स थे उन्होंने किस किस तरह के मिलिट्री कैंपेन्स चलाए थे, किन लोगों पर हमला किया, जीत प्राप्त की। तो ये सब चीज़ें हम इस सेक्शन में देखने वाले हैं। बाबर जो थे वो फर्स्ट मुगल एम्परर थे, मतलब कि जो मुगल एम्पायर है उसकी स्थापना बाबर ने की थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और 1494 में जब बाबर सिर्फ 12 साल के थे तभी उन्हें फरगना की गद्दी मिल गई थी, थ्रोन मिल गया था। ठीक है। बट जो उनके दूसरे कॉम्पिटिटर थे, जो मंगोल ग्रुप था द उज़्बेक्स, तो उन लोगों ने एक तरह से इन पर हमला कर दिया था और जिस वजह से इन्हें वहां से भागना पड़ा। और फिर कुछ सालों तक इधर उधर भटकने के बाद 1504 में
बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया। फिर 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी, जो कि उस टाइम के दिल्ली के सुल्तान थे, उनको हराया। कहाँ पर हराया? पानीपत में। और उसके बाद दिल्ली एंड आगरा पर कब्जा कर लिया। अब हम इस टेबल में देखते हैं, इसमें जो मुगल एम्परर थे उनके मेजर मिलिट्री कैंपेन्स बताए हुए हैं। सो बाबर जो थे उन्होंने 1526 से 1530 तक यहाँ पे रूल किया। 1526 में इन्होंने इब्राहिम लोधी और उनके जो अफगान सपोर्टर्स थे उनको हराया पानीपत में। फिर 1527 में बाबर ने राणा संगा और जो राजपूत रूलर्स थे और उनके समर्थक थे उन्हें हराया खानुआ में। और 1528 में बाबर ने चंदेरी में राजपूत को हरा दिया। और उसके बाद अपने एक तरह से मरने के टाइम तक, उनके लाइफ के एंड वाले पीरियड तक होते होते क्या किया, आगरा एंड दिल्ली तक पूरा कब्जा कर लिया। अब हुमायूं जो कि बाबर के बेटे हैं, तो हुमायूं का जो कार्यकाल था वो 1530 से लेकर 1540, और उसके बाद बीच में ये हट गए थे। और उसके बाद 1555 से 1556 एक साल फिर उन्होंने वापस से रूल किया। तो अपने पिता की मृत्यु के बाद हुमायूं ने उनकी जो भी विल थी, जो भी उनका वसीयत वगैरह थी, तो उसको हुमायूं ने अपने भाइयों के बीच में बांट दिया था। तो हर एक भाई को एक एक प्रोविंस दे दी गई थी। बट हुमायूं के जो भाई थे मिर्जा कामरान, उनके जो मंसूबे थे, उनके जो एम्बिशंस थे, उसकी वजह से हुमायूं अफगान कॉम्पिटिटर्स के आगे थोड़े से कमजोर पड़ गए। और 1539 में हुमायूं को शेर खान ने डिफीट कर दिया, हरा दिया। और कन्नौज में 1540 में शेर खान ने फिर से हुमायूं को हरा दिया, और जिस वजह से हुमायूं को ईरान भागना पड़ा। अब ईरान में हुमायूं की हेल्प की थी सफाविद शाह ने। और 1555 में वापस से हुमायूं ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। बट उसके अगले ही साल इस बिल्डिंग में कुछ एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से हुमायूं की मृत्यु हो गई। अब अकबर की बात करते हैं। इनका कार्यकाल 1556 से लेकर 1605 तक था। इन्होंने इस पीरियड में रूल किया था। सो अकबर जब सिर्फ 13 साल के थे तभी वो एम्परर बन गए थे। तो बाबर की ही तरह इन्होंने भी बहुत ही छोटी सी उम्र में राजगद्दी संभाल ली थी। सो अकबर का जो टाइम पीरियड है उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है 1556 से लेकर 1570 तक। सो इस पीरियड में अकबर अपने जो रीजेंट थे बैरम खान और जो दूसरे डोमेस्टिक स्टाफ थे उनसे इंडिपेंडेंट हो गए। रीजेंट क्या होता है? रीजेंट होता है राज प्रतिनिधि। मतलब कि जब जो राजा है वो इनकैपेबल हो या फिर माइनर हो, छोटा हो, तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता है उसके प्रतिनिधि की तरह, उसके रिप्रेजेंटेटिव की तरह। तो बैरम खान जो थे वो अकबर के रेजेंट थे। सो इस टाइम पीरियड में अकबर ने अपने जो इनके रेजेंट थे बैरम खान और जो दूसरे डोमेस्टिक स्टाफ थे, इन लोगों से इंडिपेंडेंस पा ली थी। मतलब ये एक तरह से इंडिपेंडेंट हो गए थे अकबर। उन्हें अब इन लोगों की जरूरत नहीं थी, इन पर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा था। राइट। अब अकबर ने अलग अलग लोगों के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन्स चलाए, जैसे कि सुरीस के खिलाफ, अफगान के और दूसरे जो अफगान थे उनके खिलाफ, जो मालवा एंड गोंडवाना वाले किंगडम्स थे उनके खिलाफ मिलिट्री कैंपेन्स चलाए। अकबर के जो हाफ ब्रदर थे मिर्जा हकीम, उनके रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए भी मिलिट्री कैंपेन्स चलाए। और उज़्बेक्स के खिलाफ भी इन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स चलाए। एंड 1568 में सिसोदिया रूलर्स की जो कैपिटल थी चित्तौड़, उस उस पर भी कब्जा कर लिया था। एंड 1569 में रणथंभौर पे कब्जा कर लिया था। अब दूसरे पीरियड की बात करते हैं 1570 से लेकर 1585 की। इस टाइम पीरियड में गुजरात, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा वाले रीजन में मिलिट्री कैंपेन्स चलाए गए। बट ये जो मिलिट्री कैंपेन्स थे ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए। क्यों? क्योंकि 1579 से 1580 में जो रिवोल्ट हुआ था मिर्जा हकीम के सपोर्ट में, तो उस रिवोल्ट के कारण ये जो मिलिट्री कैंपेन्स थे अलग अलग इलाकों में वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए, थोड़े मुश्किल हो गए थे। अब इनके लास्ट टाइम पीरियड की बात करते हैं 1585 से लेकर 1605 तक। तो अब जैसे कि हमने इस टाइम पीरियड पे देखा कि किस तरह अलग अलग जगहों पर मिलिट्री कैंपेन्स चलाए जा रहे थे, तो अकबर जो है वो अलग अलग इलाकों पर अपना कब्जा बढ़ाते ही जा रहे थे। तो अकबर का जो एम्पायर था वो एक्सपैंड हो चुका था, बड़ा हो चुका था। और भी अलग अलग जगहों पर कैंपेन्स चलाए गए, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट में कैंपेन्स चलाए गए। कांधार जो है अफगानिस्तान में, उस पर कब्जा कर लिया गया।
और उस टाइम जो कांधार था वो किसके कब्जे में था? सफाविद के कब्जे में था। तो सफाविद से छुड़ाकर कांधार को अपने कब्जे में कर लिया गया। कश्मीर को अकबर ने अपने कब्जे में कर लिया। और उसके बाद जो मिर्जा हकीम की मृत्यु के बाद, मिर्जा हकीम की डेथ के बाद, काबुल को भी अकबर ने अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद डेक्कन वाले इलाके में भी कैंपेन्स चलाए गए, और जो बैरार वाला इलाका है, खानदेश एंड अहमदनगर के कुछ पार्ट्स हैं, उन पर भी कब्जा कर लिया गया। और अपने जीवन काल के अंतिम समय में, लास्ट ईयर्स में, अकबर जो है वो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे एक रेबेलियन से। अब वो कैसा रेबेलियन था? रेबेलियन था प्रिंस सलीम का। सलीम कौन है? सलीम जो है वो एम्परर जहांगीर हैं। ठीक है, तो जहांगीर का जो रियल नेम था वो था सलीम, तो जहांगीर इन्होंने खुद रख लिया है। तो उन्होंने एक रेबेलियन चला दिया था जिसकी वजह से अकबर जो है वो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। अब जहांगीर के मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में जान लेते हैं। तो जहांगीर का जो कार्यकाल था वो था 1605 से लेकर 1627 तक। सो जो अकबर ने मिलिट्री कैंपेन्स चलाए थे वो जहांगीर ने कंटिन्यू रखे। और जो मेवाड़ के सिसोदिया रूलर थे अमर सिंह, उन्होंने मुगल सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया। एक तरह से मान लिया कि ठीक है, मुगल जो है वो हमारे राजा हैं, और इस तरह से मुगल सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया। बट इनके टाइम में जो कैंपेन्स चलाए गए थे सिख्स के खिलाफ, अहोम्स के खिलाफ एंड अहमदनगर के खिलाफ, तो ये जो कैंपेन्स थे वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे इनके टाइम में। सो प्रिंस खुर्रम, जो कि फ्यूचर एम्परर शाहजहां है, तो शाहजहां जो है उसका रियल नेम है खुर्रम, तो इन्होंने भी अपने पिता जहांगीर के खिलाफ रेबल कर दिया था। सो जैसा कि जहांगीर ने अपने पिता अकबर के साथ किया था, रेबल किया था, ऐसा ही जहांगीर को अपने बेटे के केस में भी देखने मिला कि इनका जो बेटा था खुर्रम, उन्होंने रेबल कर दिया था। एंड द एफर्ट्स ऑफ नूर जहां, जहांगीर्स वाइफ, टू मार्जिनलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल। सो जहांगीर की जो वाइफ थी नूर जहां, उन्होंने जहांगीर को मार्जिनलाइज करने की कोशिश की थी, एक तरह से उन्हें दबाने की कोशिश की थी, बट वो ऐसा करने में अनसक्सेसफुल रही, असफल रही। अब शाहजहां को देख लेते हैं, इन्होंने किस तरह से मिलिट्री कैंपेन्स चलाए। शाहजहां कौन है? वही प्रिंस खुर्रम। इनका जो कार्यकाल था वो था 1627 से लेकर 1658 तक। अब शाहजहां के अंडर भी जो मुगल कैंपेन्स चल रहे थे डेक्कन वाले इलाके में, वो कंटिन्यू रहे। और जो अफगान नोबल थे, खान जहां लोधी, उन्होंने रेबल कर दिया था। तो जो शाहजहां हैं, उन्होंने अफगान जो नोबल थे खान जहां, उसको डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। और भी अलग अलग कैंपेन्स इनके कार्यकाल में भी चलाए गए, जैसे कि अहमदनगर के खिलाफ, जैसे कि पहले रूलर्स ने भी अहमदनगर के खिलाफ कैंपेन्स चलाए थे, तो शाहजहां ने भी अहमदनगर के खिलाफ कैंपेन चलाए। बुंदेलास को इन्होंने हरा दिया, और जो ओरछा था उसको कब्जा कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। एंड नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में जो इनके कैंपेन्स थे कि उज़्बेक्स से बाल्ख वाला इलाका अपने कब्जे में करने के लिए, वो जो कैंपेन्स थे वो अनसक्सेसफुल रहे। एंड कांधार में वापस से सफाविद से ये हार गए। मतलब कि जो अकबर थे उन्होंने तो सफाविद पर जीत पा ली थी और कांधार को अपने कब्जे में कर लिया था, बट जो जहांगीर थे वो सफाविद से हार गए और कांधार वापस से सफाविद के अंदर चला गया। और फाइनली 1632 में अहमदनगर जो है उस पर कब्जा कर लिया शाहजहां ने। एंड बीजापुर की जो फोर्सेस थी, दे स्यूड फॉर पीस, मतलब कि बीजापुर की फोर्सेस ने एक तरह से सुलह करवाने के लिए निवेदन किया। सो 1657 से लेकर 1658 वाले टाइम में जो शाहजहां के जो बेटे थे उनके बीच में आपस में एक तरह से झड़प सी चल रही थी कि कौन आगे राजगद्दी को संभालेगा। तो जो औरंगजेब थे उन्होंने जीत प्राप्त कर ली अपने सभी भाइयों से, और जो तीनों भाई थे औरंगजेब के, उनकी मृत्यु हो गई, उनको मार दिया गया, देवर किल्ड। और शाहजहां को औरंगजेब ने एक जेल में डाल दिया, और फिर शाहजहां को अपनी पूरी लाइफ जेल में बितानी पड़ी आगरा में। अब औरंगजेब के मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में जान लेते हैं। तो औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था वो था 1658 से लेकर 1707 तक। तो 1663 में नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में अहोम्स पर इन्होंने जो है मिलिट्री कैंपेन्स चलाए और अहोम्स को हरा दिया। बट 1680s में फिर से जो अहोम्स थे उन्होंने रेबेलियन स्टार्ट कर दिया, विद्रोह स्टार्ट कर दिया। और नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में जो यूसुफ जाई थे एंड जो सिख थे, उनके खिलाफ जो औरंगजेब ने कैंपेन्स चलाए थे वो टेम्परेरीली सक्सेसफुल थे, मतलब कि कुछ समय के लिए वो सक्सेसफुल रहे। अब जो ये मुगल्स थे वो जो राठौर राजपूत थे,
तो उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में बड़ा दखल अंदाज करते थे कि कौन सक्सेसर रहेगा, आगे कौन राजा बनेगा, तो इन सब चीजों में बड़ा इंटरफेयर करते थे। तो जिस वजह से ये जो राठौर राजपूत ऑफ मारवाड़ हैं, मारवाड़ के जो राठौर राजपूत हैं, इन्होंने रेबेलियन कर दिया। अब औरंगजेब ने जो मराठा चीफ्टेन थे शिवाजी, उनके खिलाफ भी मिलिट्री कैंपेन्स चलाई। तो इनके जो मिलिट्री कैंपेन्स थे शिवाजी के खिलाफ, वो शुरुआती टाइम में सक्सेसफुल रहे, बट औरंगजेब ने शिवाजी की इंसल्ट कर दी थी। तो जिस वजह से जो शिवाजी हैं वो आगरा से बाहर आ गए और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर दिया। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग, कि वो एक आजाद एक तरह से राजा हैं। और फिर उन्होंने इन मुगल्स के खिलाफ कैंपेन्स चलाए। सो प्रिंस अकबर रेबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब। तो इन सभी को अपने अपने बेटों के से रेबेलियन देखने मिला। इनके उसमें कोई भी चीज जो है वो शांति से नहीं हुई। तभी जो बेटे हैं वो अपने ही बाप को जेल में डाल रहे थे, उनके खिलाफ रेबेलियन कर रहे थे। तो कुछ इस तरह की इनके उसमें सीन चल रहा था। सो प्रिंस अकबर जो कि औरंगजेब का बेटा था, तो उन्होंने भी रेबेलियन कर दिया था। और प्रिंस अकबर को सपोर्ट मिली मराठा से, एंड जो डेक्कन सल्तनत थे, जो डेक्कन वाले इलाके में जो सुल्तान थे, उनसे प्रिंस अकबर को थोड़ी सपोर्ट मिली। और आखिरकार जो प्रिंस अकबर है वो सफाविद ईरान में चले गए। अब प्रिंस अकबर के रेबेलियन के बाद औरंगजेब ने आर्मीज भेजी डेक्कन सल्तनत के खिलाफ। क्योंकि जो डेक्कन सल्तनत थे वो उन्होंने प्रिंस अकबर को साथ दिया था, सपोर्ट किया था उनके रेबेलियन में। तो फिर इसीलिए औरंगजेब ने इनके खिलाफ जो है अपनी सेनाएं भेज दी। सो बीजापुर को अपने कब्जे में कर लिया गया 1685 में, और गोलकोंडा को 1687 में अपने कब्जे में कर लिया औरंगजेब ने। फिर 1698 में इस टाइम पीरियड से औरंगजेब ने खुद पर्सनली जो डेक्कन वाले इलाकों में जो भी कैंपेन्स वगैरह हो रहे थे उनको पर्सनली मैनेज किया, खुद मैनेज किया। और यहाँ पे जो मराठास थे उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया था। अब औरंगजेब को जो नॉर्थ इंडिया है वहां से भी रेबेलियन देखने मिला। सिख्स ने रेबेल किया, जाट्स और जो सतनामीज थे उन्होंने भी रेबेल किया। और नॉर्थ ईस्ट में जो अहोम्स थे उन्होंने रेबेल किया, और डेक्कन में मराठास ने रेबेल किया। तो सभी लोग जो है विद्रोह कर रहे थे इनका। और औरंगजेब की डेथ के बाद क्या हुआ, हिज डेथ वाज फॉलोड बाय अ सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंग्स हिज सन्स, कि उनके जो बेटे थे, औरंगजेब के जो भी बेटे थे, वो भी आपस में लड़े जा रहे थे कि कौन आगे राजगद्दी पर बैठेगा। तो सबके बीच में बस लड़ाइयाँ ही चल रही थी। सो यहाँ पे इस पैराग्राफ में इन्होंने बोला हुआ है कि जब आप इस टेबल को पढ़ लोगे तो आपको कुछ चीजें केयरफुली नोटिस करनी है। सो यू विल नोटिस फॉर एग्जाम्पल दैट द अफगान्स वर एन इमीडिएट थ्रेट टू मुगल ऑथोरिटीज। तो हमने देखा इन सभी राजाओं के केस में, इन सभी रूलर्स के केस में, सब जो है वो अफगान पर बड़ा ही हमला कर रहे थे, उनसे उनके खिलाफ मिलिट्री कैंपेन्स वगैरह चला रहे थे। ठीक है। नोट द रिलेशनशिप बिटवीन मुगल्स एंड द अहोम्स। तो मुगल्स एंड अहोम्स के बीच की रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं थी। जो मुगल्स थे वो इतने अच्छे से अहोम्स पर कब्जा नहीं कर पाए थे। अहोम्स जो है वो बार बार रेबिलियन कर दे रहे थे, और सिख्स वगैरह भी जो है वो भी रेबेल कर रहे थे। एंड मेवाड़ एंड मारवाड़ वाले इलाकों में मुगल्स ने कब्जा कर लिया था। फिर नीचे है, हाउ वाज द हुमायूंस रिलेशनशिप विद सफाविद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर। तो जो हुमायूं थे वो जब ईरान गए थे तो ईरान में सफाविद ने ही उनकी हेल्प की थी, हुमायूं की। बट अकबर ने सफाविद जो थे उनके खिलाफ मिलिट्री कैंपेन्स चलाए और वहां पर कांधार पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह से एक तरह से जो हुमायूं के टाइम पे जो सफाविद थे वो उनके फ्रेंड थे, बट अकबर के टाइम पे सफाविद जो है वो मुगल्स के कॉम्पिटिटर्स बन गए, उनके एक तरह से दुश्मन बन गए। फिर है, डिड द एनेक्सेशन ऑफ गोलकोंडा एंड बीजापुर इन औरंगजेब्स रेन एंड हॉस्टिलिटीज इन द डेक्कन। कि क्या जब औरंगजेब ने गोलकोंडा एंड बीजापुर पर कब्जा कर लिया तब क्या वहां पे जो भी युद्ध वगैरह था वो खत्म हो गया डेक्कन वाले इलाके में? तो ऐसा नहीं था। जब औरंगजेब ने गोलकोंडा एंड बीजापुर वाले इलाके पे कब्जा कर लिया था उसके बाद भी उन्हें मराठास के कैंपेन का सामना करना पड़ा, मराठास से वो गोरिल्ला वॉरफेयर लड़नी पड़ी थी। अब आप यहाँ फिगर 3 में देखोगे तो यहाँ दिया हुआ है मुगल आर्मी ऑन कैंपेन। तो ये जो पिक्चर एक तरह से मुगल आर्मी को डिपिक्ट कर रही है कि जब जो मुगल आर्मी थी वो कैंपेन्स पर जाती थी तो कुछ इस तरह से माहौल होता था। फिगर 4 में आप देखोगे तो यहाँ तोप वगैरह दिखाई हुई हैं। कैनन्स वर एन इम्पॉर्टेंट एडिशन इन 16th सेंचुरी वॉरफेयर। तो 16th सेंचुरी में जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी तो उस टाइम पे ये जो तोप हैं वो एक नई एडिशन थी उनके हथियारों में, और बाबर ने उनको बहुत ही अच्छे से यूज किया था।
अपनी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, जो उन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो बैटल लड़ी थी पानीपत में, तो उसमें बाबर ने ये सभी तोपें वगैरह यूज की थी। सो 14th सेंचुरी के टाइम में ये जो गन पाउडर टेक्नोलॉजी है वो लाई गई थी इंडिया में वॉरफेयर वगैरह लड़ने के लिए। और जो फायर आर्म्स हैं, एक तरह से जो बंदूकें हैं, उनको फर्स्ट टाइम यूज किया गया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो था गुजरात, मालवा एंड डेक्कन वाले इलाके में। और उसके बाद बाबर ने इनको अर्ली 16th सेंचुरी में यूज किया फायर आर्म्स को, राइट। तो इस पूरे सेक्शन में हमने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में जाना कि किस तरह जो अलग अलग मुगल रूलर्स थे उन्होंने अलग अलग जगहों पर कब्जा करने के लिए मिलिट्री कैंपेन्स निकाले। कहीं पर वो सक्सेसफुल रहे, कहीं पर वो नहीं भी रहे, और बहुत सारे लोगों का उन्हें रेबेलियन देखने मिला, खास करके उनके खुद के बेटों का उन्हें रेबेलियन देखने मिला। तो ये सभी चीज़ें हमने इस सेक्शन में देखी। अब अगले सेक्शन में हम मुगल्स के सक्सेशन के बारे में जानेंगे, राइट। मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। तो इस सेक्शन में हम मुगल्स के सक्सेशन के ट्रेडिशन को जानेंगे। मतलब कि सक्सेशन क्या होता है कि जैसे कोई राजा है, उसके बाद राजा कौन बनेगा, उसके बाद जो उत्तराधिकारी है कौन बनेगा। तो मुगल्स के केस में ये क्या सिस्टम था, तो वो देखेंगे। तो जो मुगल्स थे, दे डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर। तो मुगल्स थे, उनको जो प्राइमोजेनिचर है उस पर विश्वास नहीं था, वो उन्हें पसंद नहीं था। अब प्राइमोजेनिचर क्या होता है, वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट। प्राइमोजेनिचर में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा बेटा है किसी राजा का, वही उसके बाद राजा बनता है। बट ये चीज मुगल्स को पसंद नहीं थी। इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड तैमुरिद कस्टम ऑफ को पार्सनरी इनहेरिटेंस। बट मुगल्स ने क्या किया, मुगल्स ने प्राइमोजेनिचर को नहीं चुना, उन्होंने जो मुगल एंड तैमुरिद जो कस्टम चल रहा था को पार्सनरी का, वो फॉलो किया। अब ये को पार्सनरी इनहेरिटेंस क्या है, इसमें सभी बेटों के बीच में जो इनहेरिटेंस है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो जैसा कि हमने पहले टेबल 1 पढ़ी थी, जो मिलिट्री कैंपेन्स वाला सेक्शन है, उसमें हमने टेबल पढ़ी थी, तो उसमें हमने हाईलाइटेड सेशन देखे थे, जैसे ये। तो इसमें हमने देखा कि अलग अलग जो प्रिंसेस थे, जो राजाओं के बेटे थे, वो लड़ रहे थे, रेबल कर रहे थे। जैसे कि हमने यहाँ देखा था औरंगजेब के केस में कि उसने अपने बाकी 3 भाइयों को मार दिया था, वो खुद जीत गया था। तो इस तरह सभी भाइयों में एक तरह से झगड़ा होता था। तो वो क्यों होता था, क्योंकि सबको, सबके बीच में जो जायदाद है वो डिवाइड होनी होती थी, तो इसलिए ये लोग आपस में लड़ पड़ते थे। बट जैसे प्राइमोजेनिचर में क्या है कि जो सबसे बड़ा है वही बनेगा, तो किसी और को कोई स्कोप ही नहीं है ना, कि सबको पता है कि भाई बड़े भाई ही राजा बनने वाले हैं, तो कोई और लड़ता ही नहीं था। बट जो को पार्सनरी है, इसमें क्योंकि सब में बंटने वाली है, तो सब ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने की कोशिश करते थे, तो इसलिए वो लोग लड़ते थे। सो आपको कौन सा वाला जो सिस्टम है वो बेटर लगता है, प्राइमोजेनिचर या फिर को पार्सनरी। सो इस सेक्शन में हमने मुगल्स के सक्सेशन के ट्रेडिशन को जाना कि उन्हें जो प्राइमोजेनिचर वाला सिस्टम है, जिसमें सबसे बड़ा वाला बेटा राजा बनता है, वो पसंद नहीं था। उन्हें को पार्सनरी इनहेरिटेंस पसंद थी कि किस तरह जो सभी बेटे हैं उनमें सारे इनहेरिटेंस को, जो भी जायदाद वगैरह है, उसको बांट दिया जाता है। और इसीलिए हमने देखा कि जो अलग अलग रूलर्स थे, उनके जो बेटे थे, वो आपस में लड़ते रहते थे, रेबल करते रहते थे। मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि जो मुगल रूलर्स थे, उनके जो बाकी दूसरे रूलर्स थे, चाहे वो राजपूत हो या फिर जो दूसरे रूलर्स हो, तो उनके साथ किस तरह के रिलेशंस थे। सो जब हमने टेबल 1 पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि जो मुगल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली उन लोगों पर हमला कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन्स कर रहे हैं जो उनकी ऑथोरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, राइट। बट धीरे धीरे जैसे जो मुगल्स हैं वो पावरफुल बनते गए, बहुत सारे रूलर्स ने खुद ही उनको ज्वाइन कर लिया, खुद ही उनकी जो अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट कर लिया। सो इसके अच्छे एग्जांपल्स हैं राजपूत। तो राजपूत ने, काफी सारे राजपूत ने क्या किया कि अपनी जो डॉटर्स हैं वो मुगल्स में उनसे शादी करवा दी, जो मुगल फैमिलीज में जो भी कोई है, तो उनसे उन्होंने, राजपूत ने अपनी बेटी की शादी करवा दी। और उसके बाद जो मुगल्स हैं उन्होंने इन राजपूत को हाई पोजीशंस दे दी, कि ऊंचे पदों पर पहुंचा दिया। बट मैनी रेजिस्टेड एज वेल, मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसा नहीं भी किया। उन लोगों ने इस तरह से जो शादी के जरिए अपने रिलेशंस बनाने की जो कोशिश है उसको नहीं किया और विरोध किया उनका। सो मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत हैं, उन्होंने काफी समय तक मुगल्स की जो अथॉरिटी है उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो एक बार जब सिसोदिया राजपूत डिफीट हो गए,
तो मुगल्स ने क्या किया, उनको काफी अच्छे से ट्रीट किया, उनको ऑनरेबली ट्रीट किया, मतलब उनकी बेइज्जती नहीं की, उन्हें इंसल्ट नहीं किया। तो जो लैंड उन्होंने मुगल्स ने अपने अंडर ली थी सिसोदिया राजपूत की, तो उनको वापस कर दिया। तो एज वतन जागीर की तरह उन्हें उनकी लैंड जो है वापस कर दी कि ठीक है, हमने तुम पर जीत प्राप्त की, पर अपनी लैंड वापस ले लो और इसको वतन जागीर की तरह यूज करो। सो ये जो केयरफुल बैलेंस था, कैसा बैलेंस कि जो मुगल्स थे उन्होंने हरा भी दिया बट उनको इंसल्ट नहीं की, उनकी बेइज्जती नहीं की, उन्हें अच्छे से ट्रीट किया। तो इस चीज का जो बैलेंस था बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर अपोनेंट्स enable the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि मुगल्स की ये जो प्रवृत्ति थी कि एक बैलेंस बना के रखना, कि राजाओं को हरा भी देना और उनको फिर ह्यूमिलिएट नहीं करना, उनकी जो जगह है उनको वतन जागीर की तरह वापस कर देना और उनको इज्जत से पेश आना। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो मुगल्स हैं उन्होंने काफी सारे लोगों पर इन्फ्लुएंस किया और एक तरह से एक बेटर इमेज बनाने की कोशिश की। बट इस तरह का जो बैलेंस है बिटवीन डिफीट एंड नॉट ह्यूमिलिएटिंग, तो वो ज्यादा टाइम तक बनाना आसान नहीं था। जैसे कि अगेन हमने टेबल 1 में पढ़ा था कि जो औरंगजेब है उसने शिवाजी की इंसल्ट की थी। सो जब शिवाजी औरंगजेब की मतलब मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने आए थे, तब जो औरंगजेब है उसने शिवाजी की बेइज्जती कर दी थी, इंसल्ट कर दी थी, और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो शिवाजी हैं वो आगरा से आ गए और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट किंग घोषित कर दिया, एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। और उसके बाद डेक्कन में वॉरफेयर की, गोरिल्ला वॉरफेयर, राइट। तो जब मुगल्स ने इस तरह का बैलेंस नहीं बनाया तो उन्हें काफी ज्यादा रेबेलियन देखने मिला, विद्रोह देखने मिला और वॉरफेयर लड़ने पड़े। सो इस सेक्शन में हमने देखा कि जो मुगल्स हैं शुरू शुरू में वो एकदम ही उन लोगों पर कैंपेन्स चला रहे थे जो उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जो उन्हें मान नहीं रहे थे कि भाई आप ही हमारे राजा हो। तो वो उन पे कैंपेन चला दे रहे थे, वो उन पर हमला कर दे रहे थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे खुद ही मुगल्स पावरफुल होते गए तो कुछ लोगों ने तो इनकी अथॉरिटी को मान लिया और कुछ ने नहीं भी माना। और बहुत सारे जो लोग थे वो खुद ही इनसे बेटर रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहते थे। तो कुछ लोगों ने क्या किया, जैसे कि राजपूत ने, उन्होंने जो अपनी बेटियां हैं उनकी शादी मुगल खानदान में करवा दी, और इस वजह से उनकी एक बेटर रिलेशन बने कि जो मुगल हैं वो अपने ही रिलेटिव्स पर हमला नहीं करेंगे। और इस वजह से जो राजपूत हैं उन्हें भी हाई पोजीशंस मिल गई, ऊंचे ऊंचे पद मिल गए। और फिर जो मुगल्स हैं उन्होंने धीरे धीरे एक बैलेंस बनाने की कोशिश की कि वो जीत भी प्राप्त कर ले रहे हैं और सामने वाले को, जो उनका अपोनेंट है, उसको गंदे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे, उसकी इंसल्ट भी नहीं कर रहे। तो इस बैलेंस की वजह से उन्होंने काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया बहुत सारे किंग्स पर, चिफ्टेंस पर, एक तरह से बेटर इमेज बनाई अपनी। बट पूरे टाइम ये जो बैलेंस था वो बनाना मुश्किल था, जैसा कि हमने शिवाजी के केस में देखा कि जो औरंगजेब है, जब औरंगजेब ने शिवाजी की इंसल्ट की तो जो शिवाजी हैं उन्होंने उनके खिलाफ गोरिल्ला वॉरफेयर छेड़ दी और अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग घोषित कर दिया। मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। तो हम सभी को पता है कि अगर कोई बहुत ही बड़ा काम हो तो वो कोई एक अकेला आदमी अच्छे से नहीं कर पाता, उसके लिए हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है और अलग अलग लोगों को हम अलग अलग ड्यूटीज देते हैं। तो इसी तरह जब मुगल्स थे, जब वो अपना एम्पायर बढ़ा रहे थे, जब एक्सपेंड कर रहे थे, तो उसके साथ साथ उन्हें अलग अलग लोगों की भी जरूरत पड़ने लग गई, क्योंकि अब उनका एम्पायर बड़ा हो रहा है। तो अब कम लोगों के साथ तो वो इतने बड़े एम्पायर को नहीं संभाल सकते, इसलिए अब उन्हें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ने लगी। इसीलिए मुगल्स ने अलग अलग तरह के लोगों को अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। सो पहले तो वो सिर्फ तुर्किश, मतलब कि जो तुरानीज होते हैं उनको रिक्रूट करते थे। बट अब धीरे धीरे उन लोगों ने अलग अलग तरह के लोगों को, जैसे कि ईरानियंस हो गए, इंडियन मुस्लिम्स हो गए, अफगान्स, राजपूत, मराठास और जो दूसरे भी ग्रुप्स हैं, उनको भी अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया, उनको भी अलग अलग ड्यूटीज देना स्टार्ट कर दिया। एंड दोज हु जॉइन मुगल सर्विस वर इनरोल्ड एज मनसबदार। तो जो लोग मुगल्स के अंडर काम करते थे, मुगल्स के साम्राज्य में अपनी सर्विस देते थे, उनको क्या कहा जाता था, मनसबदार। तो मनसबदार का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो किसी मनसब को होल्ड करता हो। अब मनसब का मतलब क्या होता है कि कोई पोजीशन या फिर रैंक। इसका मतलब मुगल साम्राज्य में अगर कोई इंसान अपनी सर्विस दे रहा है, वो किसी रैंक पर है, किसी पोजीशन पर है, तो उसको क्या कहा जाता था, मनसबदार। सो मुगल्स एक ग्रेडिंग सिस्टम को यूज करते थे मनसबदार की रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करने के लिए, कि भाई किस आदमी की कितनी रैंक होगी, किस मनसबदार की कितनी सैलरी होगी, उस पर कितनी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राइट। तो ये सब चीजें एक ग्रेडिंग सिस्टम के थ्रू सेट की जाती थी।
अब मनसबदार की जो रैंक एंड सैलरी थी वो डिटरमाइन होती थी एक न्यूमेरिकल वैल्यू से, जिसको कहते हैं हम जात। अब जितनी ज्यादा जात होगी उतनी ही इम्पोर्टेंट, उतनी ही प्रेस्टिजियस उस इंसान की, उस मनसबदार की पोजीशन होगी और उतनी ही ज्यादा उसको सैलरी मिलेगी। तो जैसे कि जिस नोबल की जात 5000 होगी, उस नोबल की रैंक ज्यादा होगी, हायर पोजीशन पे होगी, किससे? जिस नोबल की जात 1000 होगी। तो सिंपली ज्यादा जात मतलब हायर द जात, हायर द पोजीशन एंड हायर द सैलरी, राइट। सो अकबर के टाइम पर 29 मनसबदार थे जिनकी रैंक 5000 थी, 5000 जात थी। और औरंगजेब के टाइम तक ये जो नंबर था ये 79 हो गया था। मतलब कि फिर पहले तो सिर्फ 29 मनसबदार थे 5000 रैंक वाले, और फिर धीरे धीरे 79 हो गए। अब इतने ज्यादा लोग होंगे तो उनके साथ एक्सपेंडिचर तो ज्यादा होगा ही। फिर उन्होंने लिखा है वुड दिस हैव मीन मोर एक्सपेंडिचर फॉर द स्टेट। अब एक्सपेंडिचर इस तरीके से हम कह सकते हैं क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा लोगों की सैलरी भी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब सैलरी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि इनकी सैलरी जो है वो किस तरह दी जाती थी। उससे पहले हम इनके मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो मनसबदार की मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो उसमें क्या होता था कि हर एक मनसबदार को कहा जाता था कि आपको स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार्स को अपॉइंट करना है, मेंटेन करना है। अब सवार क्या होते हैं? कैवलरी मैन, मतलब कि जो घुड़सवार होते हैं, ऐसे सैनिक होते हैं जो कि घोड़े पर बैठकर लड़ाइयां लड़ते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पिक्चर में है, तो ये कौन हो गए? सवार्स। The Mansabdars brought his cavalryman for review, got them registered, their horses branded, and then received money to pay them as salary. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो मनसबदार हैं वो अपने घुड़सवारों को रिव्यू के लिए लाते थे, निरीक्षण के लिए लाते थे कि वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, वो अच्छे से सारे काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये सब देखने के लिए वो उन्हें लाते थे। और उनको रजिस्टर करवाते थे कि जैसे वो पसंद आ गए कि हाँ भाई ये अच्छा काम कर रहा है, ये अच्छे से लड़ाई लड़ लेगा, तो फिर उसको रजिस्टर करवाते थे और उनके घोड़ों को ब्रांडेड करवाते थे। ब्रांडिंग करवाना मतलब क्या है कि घोड़ों के ऊपर कुछ ऐसे इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन मार्क लगवा देना ताकि पता लग सके कि ये किसका घोड़ा है। ठीक है, और उसके बाद जो मनसबदार है वो पैसे लेते थे ताकि वो इन घुड़सवारों को सैलरी दे सकें। अब मनसबदार की सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो जो मनसबदार थे उनको ऐसे सैलरी नहीं मिलती थी कि मुगल्स उन्हें सैलरी दे देते थे महीने 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 करके, ऐसा नहीं होता था। मनसबदार जो है उन्हें सैलरी मिलती थी बट एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर। तो क्या होता था, मनसबदार को कुछ जागीर दे दी जाती थी और उन जागीरों से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था, चाहे लैंड रेवेन्यू हो या फिर जो भी फार्मर्स पेजेंट्स जो भी प्रोड्यूस उगाते थे उस पे जो भी रेवेन्यू मिल रहा है, तो इस तरीके से उस जागीर से जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो रेवेन्यू इन मनसबदारों का सैलरी होती थी। बट आप कुछ कहोगे कि ये तो इक्ताज के तरह लग रहा है, हमने इक्ताज के बारे में पढ़ा था, मुफ्तीज के बारे में पढ़ा था, तो उसमें भी तो ऐसा ही होता है कि उन्हें एक लैंड ग्रांट मिल जाता है और उस लैंड ग्रांट में से जो भी रेवेन्यू मिलेगा वो लोग ले लेते हैं, वो रेवेन्यू उनकी सैलरी होती है। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है कि जो मुफ्तीज थे उनको अपने जो भी लैंड अलॉट हुई है उसमें रहकर काम करना पड़ता था। बट मनसबदार के केस में ऐसा नहीं था। मनसबदार अपने जागीर में रहते नहीं थे, ना ही उसको एडमिनिस्टर करते थे। मतलब ये इक्तादार होते थे, जो मुफ्तीज होते थे, वो अपने लैंड एरिया में जो भी उनको ग्रांट मिला है, जो भी उनको इक्ताज मिले हैं, उसमें वो अपने रिसाइड करते थे और फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, उसको चलाते थे अच्छे से। बट मनसबदार जैसा नहीं करते। मनसबदार को जागीर मिली है तो उनकी जागीर किसी और एरिया में है, कोई और पार्ट है, बट वो खुद किसी और एरिया में रह रहे हैं और उसको खुद एडमिनिस्टर भी नहीं कर रहे हैं। तो जो मनसबदार थे उनका उनको ये अधिकार था बस कि वो इन जागीर से अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। और ये रेवेन्यू भी ये खुद जा जाकर कलेक्ट नहीं करते थे, इन मनसबदार के जो सर्वेंट्स होते थे, जो इनके नौकर चाकर होते थे, वो जाके रेवेन्यू कलेक्ट करते थे इनकी जागीर से। और जो मनसबदार हैं वो खुद दूसरे एरिया में, दूसरे जो पार्ट होता है कंट्री का, उसमें सर्व करते थे, उसमें अपनी ड्यूटी देते थे। अब अकबर के टाइम पे क्या था कि हर एक इंसान को ना बड़ा सोच समझ के जागीर दी जाती थी कि इतना एरिया दिया जाता था, इतनी जागीर दी जाती थी ताकि उससे जो भी रेवेन्यू मिलेगा वो उस मनसबदार के सैलरी के इक्वल हो। ठीक है, तो इस तरह से पूरी कैलकुलेशन होती थी, उसको केयरफुली असेस किया जाता था ताकि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो मनसबदार के सैलरी के इक्वल हो जाए, ना ज्यादा ना कम। तो वो इस तरह कोशिश करते थे। बट औरंगजेब के टाइम तक ये चीज कंटिन्यू नहीं रह पाई।
जो एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्ट होता था जागीर से वो बहुत ही कम रहता था उनकी सैलरी से। सो द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम, मतलब कि मनसबदार को जितनी सैलरी मिलनी चाहिए उससे कम रहता था उनका लैंड रेवेन्यू। और औरंगजेब के टाइम तक, जैसे कि हमने इस वाले सेक्शन में भी देखा, कि ये जो मनसबदार के नंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। औरंगजेब के टाइम तक बहुत ज़्यादा मनसबदार हो चुके थे, एंड विच मीन अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड अ जागीर, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं, सबको थोड़ा बहुत देखना पड़ता था कि किसको क्या जागीर देनी है, कितनी जागीर देनी है। तो इस सब कैलकुलेशन में या अलॉटमेंट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था, इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा वेट भी करना पड़ता था कि उनको अपनी जागीर रिसीव करने के लिए। और जैसा कि हमने देखा कि सैलरी इनकी जितनी होती थी उससे कम इनको रेवेन्यू मिलता था, तो एक कारण ये भी है कि बहुत ज़्यादा नंबर्स बढ़ गए थे मनसबदार के, क्योंकि अब इतने ज़्यादा नंबर होंगे, इतने ज़्यादा मनसबदार होंगे, तो जो जागीर का एरिया होगा वो बहुत कम होगा, और अगर कम एरिया है, कम जागीर मिलेगी, तो उससे रेवेन्यू भी कम आएगा। तो इसलिए एक कारण ये भी था कि इन इन लोगों की सैलरी जो है वो कम हो गई थी, जो इनको रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो कम हो गया था। राइट, राइट। सो वही यहाँ पे लिखा है कि इस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार दैट लेड टू द शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर, क्योंकि इतने ज्यादा मनसबदार होंगे तो फिर जागीर जो है वो कम पड़ जाएगी, इतने सारे लोगों को जागीर कहाँ से लाके दें। और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जो जागीरदार थे वो क्या करते थे कि जो भी उनको जागीर मिली है उससे वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश करते थे, कि जितना हो सके उतना मैं यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर लूँ। और औरंगजेब जो है वो इन सब चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और जिस वजह से क्या हुआ कि अब देखो, जो मनसबदार हैं वो तो जागीर से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, पर रेवेन्यू दे कौन रहा है? जागीर में रहने वाले लोग, पेजेंट्स वगैरह। तो उनका बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ इस वजह से, और बहुत ही ज़्यादा उन्हें सफ़र भी करना पड़ा। राइट। तो इस सेक्शन में हमने मनसबदार एंड जागीरदार के बारे में पढ़ा कि किस तरह मनसबदार्स को अलग अलग रैंक मिलती थी, उनकी ज़ात डिसाइड होती थी, जितनी ज़्यादा ज़ात होगी उतनी हायर पोजीशन होगी, उतनी हायर सैलरी होगी। उनको एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैवलरी मैन जो थे उनको मेंटेन करके रखना पड़ता था, और इनकी सैलरी जो है वो ये लोग एज रेवेन्यू कलेक्ट करते थे जो भी इनको जागीर मिलती थी। ठीक है, बट हमने देखा कि अकबर के टाइम पे तो सब कुछ थोड़ा अच्छा चल रहा था, कि जो जागीर थी वो सही मिलती थी, और इस तरह मिलती थी ताकि जो भी रेवेन्यू उनसे मिलेगा वो मनसबदार की सैलरी के इक्वल हो। बट औरंगजेब के टाइम तक चीज़ें थोड़ी खराब हो चुकी थी, जो मनसबदार थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, और इसलिए जागीर की एक तरह से शॉर्टेज हो गई थी, और जो एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे मनसबदार वो उनकी सैलरी से कम था। तो इसीलिए मनसबदार जो है वो कोशिश करते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएँ अपनी जागीर से। बट इसके बदले हुआ क्या कि जो पेजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, जो आम जनता थे, उसे बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। जब्त एंड ज़मींदार्स। तो पिछले सेक्शन में हमने मनसबदार एंड जागीरदार्स के बारे में पढ़ा कि मनसबदार कौन होते हैं, उन्हें मिलिट्रीज वगैरह मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं, उन्हें जागीर्स मिलती हैं, और जो भी उससे रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो उनकी सैलरी होती है, और उसी में उनको सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी, और इस सेक्शन में हम दो नई टर्म्स देखने वाले हैं कि जब्त क्या होता है और ज़मींदार्स कौन होते हैं। ठीक है। सो अगर हम आज की बात भी करें, जो गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, मतलब मेजर सोर्स ऑफ इनकम, वो है टैक्सेस। कि जो भी लोग टैक्सेस पे करते हैं उसे गवर्नमेंट रिसीव करती है, उसका गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, और फिर गवर्नमेंट उस रेवेन्यू को अलग अलग जगह पे पब्लिक के लिए ही यूज़ करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैक्स ही एक तरीका है रेवेन्यू का, गवर्नमेंट और भी काफ़ी तरीक़ों से रेवेन्यू अर्न करती है, बट ये एक मेजर सोर्स है। तो इसी तरह हम देखें तो जो मुगल रूलर्स थे उनका भी जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम था वो था टैक्स। अब उस टाइम पे जो लोग थे वो ज़्यादातर पेजेंट्री में ही इन्वॉल्व थे, वो लोग फार्मिंग करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। तो जो भी पेजेंट्स उगाते थे, जो भी प्रोड्यूस होता था, उस पे टैक्स लगता था, और वो टैक्स जो है वो मुगल रूलर्स का इनकम होती थी। तो द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पेजेंट्री, कि जो भी पेजेंट्स ने उगाया है उस पर टैक्स लगता था, और वो मुगल रूलर्स का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता था। अब ज़्यादातर जगहों पे क्या होता था कि जो पेजेंट्स हैं वो कुछ जो एलाइट पर्सन्स होते हैं, जैसे कि विलेज हेडमैन हो गया, लोकल चीफ्टेन हो गए, ठीक है, जो गांव का मुखिया है या फिर कबीले का सरदार है, तो कुछ इस तरह के जो बड़े लोग हैं उन लोगों के थ्रू सारे पेजेंट्स अपना रेवेन्यू मतलब टैक्स पे करते थे मुगल रूलर्स को। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो मुगल रूलर्स है हर एक पेजेंट्स के पास जाके कहें कि भाई टैक्स निकालो, तो ऐसा तो नहीं था। तो इसीलिए ये जो हेडमैन्स होते थे, लोकल चिफ्टेंस वगैरह होते थे,
वो क्या करते थे, वो सभी अपने अपने एरिया के पेजेंट से टैक्स कलेक्ट कर देते थे और फिर ये लोग जाके मुगल रूलर्स को दे देते थे। ठीक है। अब मुगल इस तरह के इंटरमीडियरीज के लिए, जैसे कि ये हेडमैन हो गए, लोकल चिफ्टेंस हो गए, उनके लिए एक वर्ड यूज करते थे, जमींदार। ठीक है, मतलब सबके लिए अलग अलग वर्ड यूज नहीं करते थे, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा विलेज हेडमैन हो या लोकल चिफ्टेन हो, तो उनके लिए वो लोग अलग अलग वर्ड यूज करते थे। सभी इंटरमीडियरीज के लिए वो एक ही वर्ड यूज करते थे, जमींदार। तो जमींदार कौन हो गए? तो मुगल काल में जो लोग इंटरमीडियरी का काम करते थे, एक तरह से बिचौलिए होते थे जो कि पेजेंट से टैक्स लेते थे और मुगल्स को देते थे, तो वो हो गए जमींदार। सो अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, टोडरमल, उन्होंने एक केयरफुल सर्वे किया। ठीक है, पूरे 10 साल के पीरियड का उन्होंने उस 10 साल के पीरियड में देखा कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरह की क्रॉप उगाई जा रही है, कितनी क्वांटिटी में वो क्रॉप उगाई जा रही है, उन क्रॉप्स का प्राइस क्या है, ठीक है, कितने एरिया में कल्टीवेशन हो रही है। तो कुछ इस तरह की उन्होंने जानकारी इकट्ठी की और उसका सर्वे किया। सो 1570 से लेके 1580 तक उन्होंने ये सर्वे किया था और इस डेटा के बेसिस पर उन्होंने टैक्स फिक्स किए। ठीक है, हर एक क्रॉप पर। मतलब कि पहले क्या होता था कि सभी के लिए सेम टैक्स चल रहा है, कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं था, बट फिर उन्होंने इस तरह का सर्वे किया और हर एक जो क्रॉप थी उस पर उन्होंने टैक्स फिक्स किया। और वो जो टैक्स था वो इन कैश था, इन काइंड नहीं था। इन कैश मतलब कि आपको जो भी उस टाइम पे जैसे स्वर्ण मुद्राएं या जो भी कैश चल रहा है उसमें देना है। और इन काइंड होता है कि आपको कैश के बदले किसी चीज में के फॉर्म में टैक्स देना है। जैसे कि इन काइंड में, जैसे जो फार्मर उगा रहा है, मान लो वो गेहूं उगा रहा है, तो कुछ क्वांटिटी गेहूं का दे देगा राजा को, तो वो हो गया इन काइंड टैक्स। बट टोडरमल ने क्या कहा था कि हर एक क्रॉप पर टैक्स फिक्स किया था इन कैश। ठीक है, हर एक प्रोविंस को उन्होंने कुछ रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और हर एक रेवेन्यू सर्कल के अपने अपने टैक्स रेट होते थे अलग अलग क्रॉप्स के लिए। ठीक है, एरिया वाइज उन्होंने सारी क्रॉप्स वगैरह को बांट दिया, रेवेन्यू सर्कल्स बना दिए, क्योंकि हो सकता है एक जगह पे कोई क्रॉप ज़्यादा उगाई जाती हो, एक जगह पे कम उगाई जाती हो, एक जगह पे मान लो इतना कुछ उगता ही ना हो, रेत रेत है मान लो राजस्थान वगैरह वाली तरफ। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने टैक्स वगैरह लगाए। और ये भी चीज़ देखी कि क्रॉप्स के कितने प्राइजेज हैं, अगर किसी क्रॉप का ज़्यादा प्राइस मिल रहा है तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया, कम प्राइस मिल रहा है तो कम टैक्स। तो इन सभी चीज़ों में को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस तरह टैक्स फिक्स किए। और इस रेवेन्यू सिस्टम को क्या कहा गया? जब्त सिस्टम। ठीक है, बट ये वाला जो सिस्टम था ये ज़्यादातर उन्हीं एरियाज में प्रचलित हुआ, उन्हीं एरियाज में चला जहाँ पे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था, जहाँ पे मुगल जो थे वो सर्वे वगैरह कंडक्ट करवा पा रहे थे और अच्छे से अकाउंट्स रख पा रहे थे कि हर चीज़ का एकदम केयरफुली अकाउंट हो, पूरा लेखा जोखा हो। बट जिन एरियाज में मुगल्स की इतनी अच्छी पकड़ नहीं है, कंट्रोल इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे ये सर्वेज वगैरह कराना पॉसिबल इतना अच्छे से नहीं था। और इसीलिए ये जो सिस्टम था, जब्त सिस्टम था, वो भी इतने अच्छे से वहाँ पे लागू नहीं हो पाया। ठीक है, तो एरियाज जैसे कि गुजरात हो गया, बंगाल हो गए, तो ये जो एरियाज है थोड़े दूर पड़ते हैं इनके, जैसे दिल्ली एंड आगरा वाले इलाके से ये बहुत दूर पड़ते हैं। गुजरात एकदम वेस्ट में हो गया, बंगाल ईस्ट में हो गया। तो ये बहुत ही दूर दराज वाले इलाके हैं जिनको उस टाइम पे इतना आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, जैसे कि हमने पहले भी देखा। ठीक है, तो इसीलिए इन इलाकों में, जैसे गुजरात एंड बंगाल जैसे इलाकों में, ये जो जब्त सिस्टम था ये इतना अच्छे से नहीं चल पाया। अब कुछ कुछ एरियाज में जो जमींदार थे, ये जो इंटरमीडियरीज थे, ये काफी ज्यादा पावरफुल थे, इनके पास काफी ज्यादा पावर होती थी। और अगर इन पे कभी मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कोई दबाव डालते थे, किसी तरह का एक्सप्लॉइटेशन करते थे, तो ये लोग एक तरह से रेबेलियन करने को अ, इतने सक्षम होते थे कि ये लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकें। तो ये लोग इतनी पावर रखते थे कुछ कुछ जगहों पर कुछ कुछ जगहों के जो जमींदार थे वो इतने पावरफुल नहीं भी थे। और कभी कभी क्या होता था कि जो जमींदार हैं और जो पेजेंट्स हैं, जो सेम कास्ट के हैं, सेम जाति के हैं, तो वो लोग क्या होते थे, एक साथ मिल जाते थे और फिर रेबल करते थे मुगल अथॉरिटीज के खिलाफ। तो मतलब कि उन लोगों ने क्या किया, एक तरह से सारे लोग मिल गए, जमींदार और पेजेंट सब मिल गए जो सेम जाति के हैं, एक ही जाति के हैं, और फिर उन लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया मुगल अथॉरिटीज के खिलाफ। और 17th सेंचुरी के एंड तक ये जो रिवोल्ट्स थे, जो पेजेंट्स वगैरह, जो किसान वगैरह जो रिवोल्ट्स कर रहे थे, जो विद्रोह कर रहे थे, इन्होंने एक तरह से चैलेंज का काम किया मुगल एम्पायर के लिए। ठीक है, मतलब कि 17th सेंचुरी के एंड तक जो पेजेंट्स के रिवोल्ट्स थे, जो उनका प्रदर्शन था, जो विद्रोह वगैरह था, वो काफी ज्यादा हावी हो रहा था मुगल अथॉरिटीज पर। नाउ अकबरनामा एंड आईने अकबरी।
तो अब ये देखते हैं ये क्या चीज़ है। सो अकबर ने अपने एक बहुत ही नज़दीकी दोस्त और उनके कोर्टियर भी थे, उनके दरबारी भी थे, अबुल फजल, उनको एक काम सौंपा कि आप मेरी हिस्ट्री लिखिए, ठीक है, मेरा जो भी शासन काल है उसकी हिस्ट्री लिखिए। तो ये अकबर ने अबुल फजल को ऐसा कहा हिस्ट्री लिखने के लिए, ठीक है। तो अबुल फजल ने क्या किया, एक 3 वॉल्यूम हिस्ट्री लिखी अकबर के शासनकाल की। कि मतलब एक तरह से उन्होंने अबू फजल ने क्या किया कि जो अकबर की हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट्स में बांट दिया, 3 वॉल्यूम्स में बांट दिया, ठीक है। और इस पूरे हिस्ट्री को क्या कहा गया, अकबर नामा। सो जो फर्स्ट वॉल्यूम थी उसमें अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में लिखा हुआ था कि अकबर के पिताजी कौन है, उनके पिताजी कौन है, तो इसलिए उनके एंसेस्टर्स के बारे में लिखा हुआ था फर्स्ट वॉल्यूम में। सेकेंड वॉल्यूम में इवेंट्स वगैरह के बारे में लिखा हुआ था कि अकबर के शासन काल में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, ठीक है, कहाँ पे लड़ाई जीती, कहाँ पे क्या क्या हुआ, तो ये सब चीज़ें। और थर्ड वॉल्यूम जो थी वो एक तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग भी थी और इम्पॉर्टेंट भी थी, जिसका नाम था आईने अकबरी। सो इसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ था, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यूज एंड जियोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर। मतलब कि अकबर के काल में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलता है, जो प्रशासन है वो किस तरह चलता है, किस तरह की नीतियां हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है, किस तरह की डेवलपमेंट्स वगैरह हो रही हैं, तो वो सब चीज़ों के बारे में, हाउस होल्ड की जो घर गृहस्थी हैं वो सब कैसे चल रही हैं, अकबर की आर्मी के बारे में और रेवेन्यू के बारे में कि वो किस तरह अकबर जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, और जियोग्राफी के बारे में कि जो जियोग्राफिकल एरिया है वो किस तरह का है, तो और भी अलग अलग फीचर्स, ठीक है, ज्योग्राफी के। तो वो सब चीज़ें किसमें लिखी हैं, थर्ड वॉल्यूम में, जिसका नाम है आईने अकबरी। तो आईने अकबरी से हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मिलती है। आईने अकबरी में हमारे ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स के बारे में लिखा हुआ है कि जो भी इंडिया में रहने वाले लोग हैं उन उस टाइम पे वो किस तरह के ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स फॉलो करते थे। और जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है आईने अकबरी के बारे में वो है स्टैटिस्टिकल डिटेल्स, कि आईने अकबरी में बहुत ही ज़्यादा स्टैटिस्टिकल डेटा दिया हुआ है, और वो भी अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड, जैसे कि क्रॉप से रिलेटेड, किस किस तरह की क्रॉप्स उगाई जा रही हैं किन किन एरियाज़ में, और कितनी यील्ड हो रही है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, क्या क्या प्राइजेस हैं, क्या क्या वेजेस हैं वर्कर्स के, और कितना कितना रेवेन्यू मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों के काफ़ी ज़्यादा डिटेल में स्टैटिस्टिकल डेटा प्रोवाइड किया हुआ था आईने अकबरी में। और आईने अकबरी किसने लिखी थी, अबुल फजल ने, ठीक है। तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि जो अकबर है वो अबुल फजल से अकबरनामा, ये जो बुक है उनके हिस्ट्री, वो रिसीव कर रहे हैं, ले रहे हैं। सो इस सेक्शन में हमने ज़ब्त एंड ज़मींदार्स के बारे में जाना कि ज़ब्त एक रेवेन्यू सिस्टम है जिसमें कि अलग अलग क्रॉप्स पे अलग अलग तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं, अलग अलग एरियाज़ को रेवेन्यू सर्कल्स में बांटा हुआ है, तो ये सब चीज़ देखी। और ज़मींदार्स कौन होते हैं, ज़मींदार्स वो इंटरमीडियरीज होते हैं जो कि पेजेंट से टैक्स लेते हैं और मुगल्स को। अ क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज। तो पिछले सेक्शन में हमने जब्त सिस्टम के बारे में जाना, ज़मींदार्स के बारे में जाना कि ज़मींदार कौन होते हैं। फिर हमने उसके लास्ट सेक्शन में देखा था यहाँ पे कि अबुल फजल ने अकबर की एक हिस्ट्री लिखी थी, 3 वॉल्यूम हिस्ट्री लिखी थी, और उसका नाम था अकबरनामा। सो अकबरनामा का जो थर्ड पार्ट था, जो थर्ड वॉल्यूम थी, उसका नाम था आईने अकबरी। और आईने अकबरी में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी, जैसे कि अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, हाउस होल्ड और आर्मी वगैरह के बारे में, तो इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो अभी अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम और ज़्यादा जानेंगे इस वाले सेक्शन में। हम देखेंगे कि अकबर की किस किस तरह की पॉलिसीज़ थी, किन चीज़ों पे अकबर जो थे वो ज़्यादा फोकस करते थे, तो यही सब चीज़ हम इस सेक्शन में देखेंगे। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अबुल फजल ने जो अकबर की हिस्ट्री लिखी थी अकबरनामा, उसमें जो अकबर की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया हुआ था। सो आईने अकबरी और अकबरनामा में कंफ्यूज नहीं होना कि जो पूरी हिस्ट्री थी अकबर की, जो 3 वॉल्यूम थी, तीनों वॉल्यूम्स को मिला के ये वॉल्यूम 1 हो गई, ये वॉल्यूम 2 और ये वॉल्यूम 3, तो ये तीनों वॉल्यूम्स को मिला के क्या बनता है, अकबरनामा। और इनमें से पर्टिकुलरली जो थर्ड वॉल्यूम है वो है आईने अकबरी, ठीक है। तो आईने अकबरी इज पार्ट ऑफ अकबरनामा, जिसमें क्या एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेटिस्टिकल डेटा वगैरह दिया हुआ है। तो अबुल फजल ने बताया कि जो अकबर का पूरा एम्पायर है, जो पूरा साम्राज्य है, उसे प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया है, और उन प्रोविंसेस को क्या कहा जाता है, सूबा। सो मान लो ये अकबर का पूरा एम्पायर हो गया और इसे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और हर एक पार्ट को क्या कहा गया, सूबा कहा, ठीक है। जैसे ये कुछ, तो ये एक सूबा हो गया, ये एक सूबा, ये एक सूबा, ठीक है।
सो अलग अलग प्रोविंसेस में पूरे एम्पायर को बांट दिया और एक प्रोविंस को क्या कहा गया, सूबा। और हर एक सूबा जो था वो सूबेदार के द्वारा मेंटेन किया जाता था, गवर्न किया जाता था। और सूबेदार जो है वो पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस दोनों को निभाता था। मतलब जो भी पॉलिटिकली जो भी एडमिनिस्टर करना है, मिलिट्री जो फंक्शंस होते थे कि जो भी सैनिक वगैरह मेंटेन करने हैं, मिलिट्री मेंटेन करनी है, उनको हथियार वगैरह प्रोवाइड करना है, तो ये सभी चीजें भी, मिलिट्री वाले फंक्शंस भी और पॉलिटिकल फंक्शंस भी सूबेदार निभाता था। और हर एक प्रोविंस के पास उसका अपना एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था जिसको कि दीवान कहा जाता था। और पूरे प्रोविंस में पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सूबेदार को दूसरे ऑफिसर्स भी सपोर्ट करते थे। ऑफिसर्स जैसे कि मिलिट्री पे मास्टर जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि जो मिलिट्री की पेमेंट वगैरह से रिलेटेड काम करता था, जो कि उसका लेखा जोखा रखता था, तो मिलिट्री पे मास्टर को कहा जाता था बख्शी। और दूसरे जैसे कि द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, जिसे कि सादर कहा जाता था, कि जो भी रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज से रिलेटेड काम देखते थे, वो वाला मिनिस्टर। एंड मिलिट्री कमांडर्स जो कि सेनाओं का एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उनका लीड करते हैं, तो वो वे मिलिट्री कमांडर्स, उन्हें फौजदार कहा जाता था। एंड टाउन पुलिस कमांडर जिसको कि कोतवाल कहा जाता था। तो ये सभी नाम आज भी आपने सुने होंगे, कोतवाल सुना होगा, फौजदार वगैरह आपने सुने होंगे। तो ये सब अलग अलग पोजीशंस थी, अलग अलग ऑफिसर्स थे जो कि सूबेदार को हेल्प करते थे, सपोर्ट करते थे। नाउ नूरजहां इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट, तो बीच में ही इन्होंने एक बॉक्स दे दिया है। इस बॉक्स में नूरजहां का इन्फ्लुएंस बताया गया है कि जो जहांगीर के कोर्ट में नूरजहां किस तरह का रोल प्ले करती थी। तो नूरजहां का रियल नेम जो था वो था मेहरुन्निसा। तो मेहरुन्निसा की शादी एम्परर जहांगीर से हुई थी 1611 में, और उसके बाद उसे नूरजहां का टाइटल मिल गया। ठीक है। और जो जहांगीर थे उनके प्रति नूरजहां बहुत ही ज्यादा लॉयल थी, सपोर्टिव थी। और एज अ मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन्स bearing his own title on one side and on the other the inscription stuck in the name of the queen बेगम नूरजहां। तो इनसे खुश होकर, नूरजहां से खुश होकर और उनके ऑनर में जहांगीर ने क्या किया, एक सिल्वर कॉइन जो है वो बनवाए, और सिल्वर कॉइन के एक तरफ लिखा था कि स्ट्रक इन द नेम ऑफ क्वीन बेगम नूरजहां की, ये जो कॉइन है इसको क्वीन जो बेगम नूरजहां है उनके नाम पर बनवाया गया है, गुदवाया गया है। और दूसरी तरफ जहांगीर का खुद का नाम लिखा हुआ था। ठीक है। सो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये जो पिक्चर है ये है नूरजहां फरमान। फरमान का मतलब होता है ऑर्डर। ठीक है। तो ये ऑर्डर की पिक्चर है जो कि नूरजहां ने दिया था। तो जो स्क्वायर सील आप देख रहे हैं उसमें लिखा है कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूरजहां पातशाह बेगम। कि ये जो मैं इन शॉर्ट कहूँ तो ये जो पूरा लिखा हुआ है कि एलिवेटेड मेजेस्टी नूरजहां पातशाह बेगम की एक तरह से फर्स्ट लेडी, ये जो सारे वर्ड हैं ये नूरजहां की इज्जत में लिखे गए हैं, ऑनर में इतना तारीफ करते हुए लिखे गए हैं। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है स्क्वायर सील में कि ये जो ऑर्डर है, ये जो फरमान है, ये नूरजहां जो पातशाह बेगम है उनके द्वारा जारी किया जा रहा है। और जो राउंड सील आप देख रहे हैं उसमें लिखा है द राउंड सील स्टेट्स बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर शी बिकेम एज ब्रिलियंट एज मून। कि जो शाह जहांगीर है उनका तेज एकदम सूरज की तरह है, सूर्य की तरह है, और उनके तेज से जो नूरजहां है वो एकदम चांद की तरह चमक उठी है, चांद की तरह ब्रिलियंट बन चुकी हैं। एंड मे नूरजहां पातशाह बी द लेडी ऑफ दिस एज। कि और हम लोग ये कामना करते हैं, ऐसा इस सील पर लिखा है कि ऐसे हम कामना करते हैं कि जो नूरजहां है वो इस सदी की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी औरत रहे। तो इस सील से, और जो कि हमने देखा कि किस तरह जो जहांगीर थे उसने नूरजहां के ऑनर में सिल्वर कॉइन बनवा दिए थे और उन पे अपना नाम और दूसरी तरफ लिखवाया था कि अ, ये नूरजहां के नाम पर जो सिक्का है वो बनवाया जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि नूरजहां की कितनी इम्पोर्टेंस थी जहांगीर के कोर्ट में, और जो जहांगीर है वो कितनी ज्यादा इज्जत करते थे, कितना ज्यादा मानते थे नूरजहां को। ठीक है। अब वापस से अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज पर आते हैं। जो अकबर के नोबल्स थे वो बड़ी बड़ी आर्मीज को कमांड करते थे, बड़ी बड़ी आर्मीज को मेंटेन करते थे, एंड दे हैड एक्सेस टू द लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू। और जो अकबर के नोबल थे उन्हें काफी ज्यादा अमाउंट में रेवेन्यू मिल जाता था, काफी ज्यादा पैसे जो है, इनकम जो है मिल जाती थी।
और जब तक वो लोग लॉयल रहते थे एम्पायर के, जब तक कि वो लोग जो रूलर है अकबर है उसके प्रति लॉयल रहते थे, तब तक तो सारा कुछ बड़े अच्छे से चलता था, तब तक तो सब कुछ इफिशिएंटली काम करता था। बट 17th सेंचुरी के एंड तक धीरे धीरे ये जो लॉयल्टी है नोबल्स की वो कम होने लगी। ठीक है, और ये जो नोबल्स हैं ये इंडिपेंडेंट होना चाह रहे थे, वो लोग अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम करने लग गए और उनके खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के चलते खुदगर्ज वो लोग बन गए थे धीरे धीरे। और उसके कारण जो उनकी लॉयलिटी थी, जो ईमानदारी थी, वफादारी थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। राइट। सो 1570s के टाइम पे जब अकबर फतेहपुर सीकरी में थे तो उन्होंने एक डिस्कशन की अलग अलग लोगों के साथ, जैसे कि उल्मा, ब्राह्मण्स, जेसूट, प्रीस्ट हु वर रोमन कैथोलिक्स एंड जोरेस्ट्रियंस। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि अलग अलग रिलीजन्स के जो बड़े लोग थे, जैसे उल्मा हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, जोरेस्ट्रियंस, जेसूट हो गए, तो इन लोगों के साथ एक डिस्कशन की अकबर ने। और ये जो डिस्कशन है ये इबादत खाना में हुई थी। अकबर को अलग अलग लोगों के रिलीजन्स को जानने में, उनके सोशल कस्टम्स को जानने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, तो इसीलिए ये मीटिंग जो है उन्होंने हेल्ड की थी। अब जब अकबर ने ये डिस्कशन की और अलग अलग रिलीजन के लोगों से जब बात की, इन जैसे उल्मा, ब्राह्मण्स वगैरह से जब बात की, तो अकबर को पता चला, अकबर ने ये रियलाइज किया कि ऐसे रिलीजियस स्कॉलर्स जो कि अलग अलग रिचुअल्स एंड डॉगमास पर फोकस करते हैं, अलग अलग रिचुअल्स एंड डॉगमास को अपने लोगों में जाके बताते हैं, तो ऐसे लोग, ऐसे रिलीजियस स्कॉलर्स ज्यादातर बिगट्स होते हैं। तो सबसे पहले रिचुअल तो आप जानते ही होंगे कि क्या होता है, रीति रिवाज जो होते हैं। और डॉगमा क्या होता है, डॉगमा एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसे कि एक तरह से लोगों पर थोप दिया जाता है और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि लोग उसे बिना किसी सवाल किए एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये लोग तो अपने धर्म के ज्ञानी है एक तरह से, और जो इस धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं वो इन लोग को बड़ा मानते हैं, तो जैसा ये लोग कहेंगे, ज्यादातर इन लोगों की बातों को इनके धर्म के लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, कि जैसा इन्होंने कह दिया कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो लोग फॉलो करते हैं। तो वही डॉगमा क्या होगा कि ऐसी स्टेटमेंट हो गई जिससे कि ये लोग तो बोल देते हैं कि भाई ऐसा करना है, और आगे से ये उम्मीद करते हैं लोगों से कि लोग इनसे बिना कुछ सवाल जवाब किए उस चीज को मानने लगेंगे। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे रिलीजियस स्कॉलर्स लोगों में रिचुअल्स एंड डॉगमास को बहुत ही ज्यादा फैलाते हैं, और ऐसे लोग ज्यादातर बिगेट्स होते हैं। बिगेट्स ऐसे लोग होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि दूसरे के रिलीजियस बिलीफ्स को लेकर इनटॉलरेंट होते हैं। मतलब कि वो लोग एक तरह से दूसरे के जो भी आइडियाज हैं, रिलीजियस बिलीफ्स हैं, उनसे सहमत नहीं होते, उन्हें मानने को तैयार नहीं होते। ठीक है, वो समझते हैं कि बस हमारा ही सही है या हम ठीक हैं, बाकी दूसरे जो है उनका कोई मतलब नहीं, वो सब गलत कह रहे हैं। तो इनटॉलरेंट होते हैं, वो उनको सही नहीं मानते। तो जब ऐसा होगा कि लोग जो है दूसरों के रिलीजियस बिलीफ्स को लेकर इनटॉलरेंट होंगे, बिल्कुल भी उनको समझने को तैयार नहीं होंगे, तो उससे क्या होगा कि एक तरह से डिसहार्मनी आएगी। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो देश है अकबर के टाइम तक भी बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी थी, अलग अलग रिलीजियस लोग थे, तभी तो इन लोगों से आकर बात की, जैसे उल्मा, ब्राह्मण्स, जेसूट, तो जोरेस्ट्रियंस हो गए, कैथोलिक्स, रोमन कैथोलिक्स हो गए, मतलब कि उस टाइम पर भी अलग अलग तरह के लोग थे, अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह सब थे। ठीक है, अब अगर इतनी डाइवर्सिटी में लोग एक दूसरे के धर्मों को, एक दूसरे से के रिलीजियस बिलीफ्स को समझने को तैयार नहीं होंगे, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी ना। फिर तो लोग बस एक दूसरे के, कोई साथ में आने को तैयार ही नहीं होगा, एक दूसरे में जो प्रेम भावना है वो तो जागेगी ही नहीं। तो इसलिए प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इसलिए अकबर ने भी बड़ी टेंशन में आ गए कि भाई लोग तो ये गलत कर रहे हैं, अगर इस तरह ये बिगेट्स वगैरह होंगे, अगर डॉगमास ये लोग लोगों में फैलाएंगे, तो उसकी वजह से डिसहार्मनी आएगी। ठीक है, ऐसे लोग एक तरह से पूरे देश को, सभी लोगों को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उनमें अशांति फैला सकते हैं। और इसी वजह से अकबर को सुलह कुल का आइडिया सूझा। सुलह कुल का मतलब है यूनिवर्सल पीस, कि सभी जगह बस शांति हो, पीस हो। So this idea of tolerance did not discriminate between people of different religion in his realm. तो ये यूनिवर्सल पीस, जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि यूनिवर्सली सब शांति होगी, हर जगह शांति, कि टॉलरेंस होगी एक दूसरे को, रिलीजन को लेकर, एक दूसरे के रिलीजियस बिलीफ को लेकर टॉलरेंस होगी, कि ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरे को समझने को ये तैयार नहीं है। सुलह कुल के अंतर्गत, सुलह कुल अगर ये सिस्टम चलेगा तो ये ऐसी जगह होगी जहाँ पे सब लोग एक दूसरे को समझते हैं, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, कोई किसी के धर्म से नफरत नहीं करता,
कोई किसी के धर्म की निंदा नहीं करता, सब एक दूसरे को समझते हैं और सही से रहते हैं। सो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि एथिक्स पर फोकस करता है, कि ऐसी जगह जहाँ पे ऑनेस्टी हो, लोग ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, सबको जस्टिस मिले, सबको न्याय मिले, पीस हो, शांति हो, और ऐसा सिस्टम जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, हर इंसान पे एप्लीकेबल हो। ऐसा नहीं हो कि कुछ लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं। सो अबुल फजल ने अकबर को हेल्प की एक ऐसी गवर्नेंस बनाने में जो कि सुलह कुल पर बहुत ज्यादा फोकस करती हो, जो कि यूनिवर्सल पीस पर फोकस करती हो। और ये जो सुलह कुल का प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस है, ये जो यूनिवर्सल पीस का जो आइडिया है, इसको आगे जहांगीर एंड शाहजहां ने भी फॉलो किया। सो सुलह कुल, जहांगीर जो कि अकबर के सन थे, जो कि अकबर के बेटे थे, तो उन्होंने अपने फादर की जो पॉलिसी थी यूनिवर्सल पीस की, उसके बारे में कुछ बातें लिखी हैं। सो एज इन द वाइड एक्सपेंस ऑफ द डिवाइन कंपैशन देयर इज रूम फॉर ऑल क्लासेस एंड द फॉलोअर्स ऑफ ऑल क्रीड्स, कि ये दुनिया, ये जहां जिसने जो कि भगवान ने बनाया है, ऐसी जगह पर हर एक क्लास वाले लोग, हर एक वर्ग के लोग, हर एक जाति के लोग, सब लोग यहाँ पे इक्वल हैं, सब लोगों के लिए यहाँ जगह है। और इस बहुत ही बड़े साम्राज्य में जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, यहाँ पे हर किसी के लिए जगह है, चाहे वो अपोजिट रिलीजियंस वाले लोग हों, जो कि मतलब अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हों, अलग अलग बिलीफ्स को मानने वाले लोग हों, जिनके मत अलग हैं, ठीक है, जो गुड और बैड आइडियाज हों, चाहे कि मतलब जो विचार हैं, चाहे अच्छे हो बुरे हों। एंड द रोड टू इनटॉलरेंस वॉज क्लोज, मतलब कि यहाँ हर तरह के लोगों के लिए जगह है, चाहे अपोजिट रिलीजन्स वाले लोग हैं, चाहे अलग अलग बिलीफ वाले लोग हैं, अच्छे या बुरे विचारों वाले लोग हैं, तो सभी तरह के लोगों के लिए यहाँ पर जगह है। और जो रोड टू इनटॉलरेंस है, मतलब कि जो इनटॉलरेंस का पाथ है, इनटॉलरेंस मतलब कि अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट समवंस व्यूज और बिलीव्स, कि आप दूसरे के जो मत हैं, उसके जो बिलीव्स हैं, उनको मानने को और समझने को तैयार नहीं हो। तो ये जो पाथ है इंटॉलरेंस का, वो बिल्कुल बंद है। मतलब कि ये ऐसी जगह है जहाँ एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे के रिलीजन्स को सब समझते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, अपने भी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरों के भी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हैं। सो ये एक ऐसी जगह है जहाँ सुन्नीज एंड शियाज मेट इन वन मॉस्क एंड क्रिश्चियंस एंड ज्यूज इन वन चर्च टू प्रे। यहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ शिया हो, सुन्नी मुस्लिम हो, वो सब एक ही मॉस्क में जाके नमाज पढ़ते हैं, प्रे करते हैं, और जो क्रिश्चियंस एंड ज्यूज हैं वो भी एक ही चर्च में जाके प्रेयर करते हैं। यहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। ही कंसिस्टेंटली फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल पीस, कि ये हमेशा जो अकबर है वो हमेशा यूनिवर्सल पीस के जो कॉन्सेप्ट आइडिया है उसको फॉलो करते थे। और यूनिवर्सल पीस क्या है? सुलह कुल। तो हो सकता है कि ये आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाए कि सुलह कुल का मतलब क्या है। ठीक है, और ये आइडिया कौन लाया था? ठीक है, अकबर लाए थे। नाउ लेट्स रीड दिस सेक्शन हियर। अकबर कमीशन द ट्रांसलेशन ऑफ मैनी संस्कृत वर्क्स इनटू पर्शियन। तो अकबर ने बहुत सारे संस्कृत वर्क्स को पर्शियन में ट्रांसलेट कराया था। अ मकताब खाना और ट्रांसलेशन ब्यूरो वाज आल्सो एस्टेब्लिश्ड एट फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी में एक मकताब खाना मतलब कि ट्रांसलेशन ब्यूरो, ऐसी जगह जहाँ पे ट्रांसलेशन की जाती है, तो उसको स्टैब्लिश किया था ताकि अलग अलग संस्कृत वर्क्स को पर्शियन में ट्रांसलेट किया जा सके। सो अकबर ने काफी सारे वर्क्स, जैसे कि महाभारत हो गया, रामायण हो गया, युग वशिष्ठ जैसे कामों को, जो संस्कृत में थे ये चीजें, तो इनको पर्शियन में ट्रांसलेट कराया था। और महाभारत का जो पर्शियन ट्रांसलेशन है, जिसे कि रज़्मनामा कहा जाता है, इसमें जो महाभारत के इवेंट्स हैं उनको काफी ज्यादा डिटेल में बताया गया है, अच्छे से समझाया गया है और इलस्ट्रेट किया गया है। पिक्चर के जरिए भी काफी सारी चीजों को दिखाया गया है। सो एक बार मैं फिर से पूरा रिवाइज कर देती हूँ कि हमने क्या क्या इस सेक्शन में देखा। हमने अकबर की पॉलिसीज के बारे में देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में देखा, कि किस तरह अकबर ने अपने पूरे एम्पायर को अलग अलग प्रोविंसेस में बांटा गया था, और हर एक प्रोविंस को सूबा कहा जाता था, और हर एक प्रोविंस जो है वो एक सूबेदार के द्वारा गवर्न की जाती थी। और सूबेदार की जो सपोर्ट है वो अलग अलग ऑफिसर्स भी करते थे, जैसे कि मिलिट्री पे मास्टर हो गए, और भी अलग तरह के जो मिनिस्टर्स थे, ऑफिसर्स थे, वो हेल्प करते थे, सपोर्ट करते थे सूबेदार को। फिर हमने दूसरा देखा कि इस सेक्शन में बीच में ही हमने नूरजहां का इन्फ्लुएंस देखा, कि किस तरह जहांगीर के कोर्ट में नूरजहां की क्या इंपॉर्टेंस थी, किस तरह नूरजहां के नाम पर
जहांगीर ने कॉइन्स निकलवाए और सील बनवाई, जिसमें कि काफ़ी एकदम तारीफ में चीज़ें लिखी हुई थी नूरजहां के बारे में। फिर हमने अकबर के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडिया था सुलह कुल, उसके बारे में जाना कि अकबर जो थे वो यूनिवर्सल पीस के आइडिया को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। वो चाहते थे कि ये रिलीजन्स के नाम पर कोई भी डिफरेंसेस ना हो, क्योंकि अगर अलग अलग लोग जो हैं इनटॉलरेंस वाला रास्ता अपनाएंगे कि एक दूसरे के मतों को समझने के लिए अगर लोग तैयार नहीं होंगे, तो इसकी वजह से लड़ाई झगड़े होंगे, जो शांति वाला माहौल है वो नहीं बन पाएगा। इसीलिए उन्होंने अपना एक सिस्टम निकाला, अपना एक आइडिया निकाला सुलह कुल, जिसका मतलब था यूनिवर्सल पीस, और इसको स्थापित करने की कोशिश की। और अबुल फजल ने भी इस आइडिया को स्थापित करने में काफी ज्यादा हेल्प की अकबर के। और आगे जहांगीर और शाहजहां वगैरह जो थे, उन्होंने भी इस आइडिया को फॉलो किया। और फिर हमने देखा कि अकबर जो है वो अलग अलग संस्कृत वर्क को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराने में भी इंटरेस्टेड थे, और इसलिए उन्होंने एक अलग से एक ब्यूरो, जो मकतब खाना था, ट्रांसलेशन ब्यूरो, उसको भी स्टैब्लिश कराया था और बहुत सारे संस्कृत वर्क्स को पर्शियन में ट्रांसलेट कराया। अब अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि 17th सेंचुरी और उसके बाद वाला जो पीरियड था उसमें मुगल एम्पायर में क्या क्या हुआ, राइट। द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। सो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि 17th सेंचुरी के बाद और 17th सेंचुरी के टाइम पर मुगल एम्पायर का क्या सिस्टम था, क्या हाल था उसका, कि क्या मुगल एम्पायर की पावर कम हो चुकी थी, क्या वो और भी ज़्यादा फ्लरिश हो रहा था। तो ये सब चीज़ें देखेंगे कि मुगल एम्पायर का क्या सीन था 17th सेंचुरी के टाइम पर। So the administrative and military efficiency of the Mughal Empire led to great economic and commercial prosperity. So जैसा कि हमने अकबर के टाइम पे भी देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था पूरा और जो मिलिट्री इफिशिएंसी थी वो काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने काफ़ी अच्छे से पूरा प्रशासन चलाया, काफ़ी अच्छे से मिलिट्री को मैनेज किया, ताकि हर चीज़ को अच्छे से संभाला जा सके और हर काम को उन्होंने अच्छे से करने की कोशिश की। इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री इफिशियंसी की वजह से बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट पूरा पड़ा ओवरऑल इकोनॉमी पर। जो सब कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई। जो कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी आई सब कॉन्टिनेंट में, कि जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है वो बहुत ज़्यादा वेल्दी हो गया। जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आए थे हमारे सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने डिस्क्राइब किया इट एज द फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ, कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के लिए उन्होंने कहा कि इट इज़ अ फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ, कि मतलब ये ऐसी धरती है, इतनी ज़्यादा धनी है, इतनी ज़्यादा वेल्थ है यहाँ पे, जैसा कि हम किस्से कहानियों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा किस्से कहानियों में सुना था वैसे ही धरती ये है, यहाँ पे उतनी ही वेल्थ है। बट जब ये ट्रैवलर्स हमारे देश में आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा वेल्थ है, इतनी ज़्यादा पैसे हैं, धन है, बट इसके साथ साथ उन्हें एक और चीज़ दिखाई पड़ी हमारे सब कॉन्टिनेंट में, जिसे देखकर वो थोड़े से जिसे देखकर उन्हें थोड़ा बुरा लगा। बट these same visitors were also appalled at the state of poverty that existed side by side with the greatest opulence. Appalled का मतलब होता है कि बुरा लगना, कि वो लोग ये देखकर हैरान थे और बहुत ज़्यादा खुश थे कि भाई यहाँ पे इस सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा वेल्थ है। बट उन्हें एक चीज़ का बुरा भी लगा कि इतनी वेल्थ तो है साथ साथ, बट इसके साथ साथ यहाँ पे पॉवर्टी भी बहुत है, गरीबी भी बहुत है, लोग बहुत ही ज़्यादा दयनीय कंडीशंस में यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ पॉवर्टी है और एक तरफ ऑप्यूलेंस है। ऑप्यूलेंस मतलब वही कि वेल्थ बहुत है, समृद्धि बहुत है। ठीक है, और इस स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी को देखकर उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे कि कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी थी और किस तरीके से थी। तो शाहजहां के जो शासनकाल था उसके 20th ईयर की कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहां रेन, मतलब कि शाहजहां का जो शासनकाल था। शासनकाल क्या होता है कि जो पूरा पीरियड ऑफ हिज रूल, कि उसने पूरे टाइम में कितने टाइम में वो उस राजगद्दी पर रहा, उसने वो काम किया। ठीक है, तो उसने उसके रूलिंग के, उसके रेन के 20th ईयर का एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि शाहजहां के टाइम पर 8000 मनसबदार थे। टोटल 8000 मनसबदार थे। मनसबदार क्या होता है? मनसबदार हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि मुगल एम्पायर में अपनी सर्विस दे रहा हो, मुगल एम्पायर के अंडर काम कर रहा हो। मनसब मतलब रैंक होती है, तो कोई भी ऐसा इंसान जो कि मुगल्स में कोई रैंक होल्डर हो, कोई काम कर रहा हो, किसी पद पर हो। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसमें 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिस्क्राइब या फिर डिफाइन मनसबदार। सो
शाहजहां के टाइम पर टोटल 8,000 मनसबदार थे और उन 8,000 में से 445 जो थे वो हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार थे। मतलब 445 ऐसे मनसबदार थे जो कि टॉप रैंक के थे। सो 8,000 का जो 445 जो है ये 8,000 का लगभग 5.6% है। तो ये जो स्मॉल नंबर है, जो इतना छोटा नंबर है, 5.6% है टोटल नंबर का, ये कितनी वेल्थ का मालिक था। मतलब कि जो टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू मिलता था पूरे एम्पायर को सैलरी के तौर पर, उस पूरे एस्टिमेटेड रेवेन्यू का 61% कहाँ पे जाता था, 5.6% लोगों के पास। मतलब कि जैसे कि हमने देखा था कि 8,000 मनसबदार वगैरह हैं तो इनको सैलरी मिलती थी इनको, और सैलरी जो है वो कैसे मिलती थी, रेवेन्यू की फॉर्म में, कि उन्हें उनकी एक एक इलाका दे दिया जाता था, जागीर दे दी जाती थी, और उस जागीर से जो भी रेवेन्यू मिलता था वो उस मनसबदार की सैलरी होती थी। ठीक है, तो इस तरह रेवेन्यू, जो भी पूरा टोटल रेवेन्यू मिल रहा है पूरे 8,000 मनसबदारों को, सो फॉर एग्जाम्पल पूरे 8,000 मनसबदारों को मान लो 100 रुपए मिल रहे हैं, वैसे तो बहुत कम है, मतलब कि आप मान लो, ठीक है, 8,000 मनसबदारों को 100 रुपए मिल रहे हैं, तो इस 100 रुपए में से, ठीक है, इस 100 रुपए में से 61.5 रुपए कितने लोगों को जा रहे हैं, 5.6% को। या फिर आप ये मानो कि 100 मनसबदार हैं, सिर्फ 100 मनसबदार हैं, और 100 मनसबदार कितने रुपए कमा रहे हैं, 100 रुपए टोटल, इन टोटल, कि ठीक है 100 मनसबदारों को 100 ही रुपए मिल रहे हैं। बट अब इस पूरे 100 रुपए में से 61.5 रुपए कौन ले जा रहा है, इस इनमें से सिर्फ 5.6 मनसबदार, मतलब 5.6 मान लो, आप 6 मनसबदार मान लो कि 100 में से 6 मनसबदार पूरा 61.5 रुपया लेके जा रहे हैं, और जो बाकी बचा 38.5 पैसा जो है वो कितने लोगों के पास जा रहा है, वो बाकी 94.4 लोगों के पास जा रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको वापस से समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे लेवल ऑफ इनइक्वालिटी देखो, तो मैं इस बार पॉइंट में नहीं लूंगी, आपको जल्दी जल्दी ऐसे ही समझा देती हूँ कि 100 लोग हैं, ठीक है, ये लोग 100 लोग इन टोटल 100 रुपया ही कमा रहे हैं, ठीक है, इन टोटल ये 100 रुपए कमा रहे हैं, 100 रुपीज। अब इस 100 रुपीज का जो 61 रुपया है, लगभग 61 रुपए हैं, वो कितने लोगों के पास जा रहे हैं, वो लगभग 7 लोगों के पास जा रहे हैं। मतलब 100 में से 7% जो है वो 61 रुपए लेके चले जा रहे हैं, और बाकी जो 93 लोग बचे, उनके पास बाकी 39 रुपए मिल रहे हैं। तो आप इनइक्वालिटी देख सकते हो। तो पता है बेसिकली क्या होता है कि वर्ल्ड में भी अगर आप देखोगे और आज के डेट में भी देखोगे, तो पूरे पॉपुलेशन के 80% ऐसे लोग होते हैं, पूरे पॉपुलेशन में से 80-20 का रेशो चलता है, ठीक है, जैसे 20%, 80%, तो पूरे पॉपुलेशन का 20% जो लोग हैं वो पूरे वेल्थ की 80% जो है वो संभाल के बैठे हैं। ठीक है, मतलब हमारे देश में जितना भी पैसा है उसका 80% पैसा 20% लोगों के पास है, और 80% लोगों के पास सिर्फ 20% पैसा है। तो एक तरीके से ये एवरेज मतलब चलता है एस्टिमेटेड कि 80-20 का रेशो चलता है। सो ऐसा नहीं है कि मुगल्स के टाइम पे ही इनइक्वालिटी थी, वो इनइक्वालिटी आज भी है और काफी हद तक है। ठीक है, तो प्रॉब्लम आज भी है। सो आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी थी, मैंने कोशिश की आपको समझाने की, और ये चीज आज भी है। ठीक है, अब जो मुगल एम्परर्स होते थे, जो मुगलों के रूलर्स होते थे, राजा होते थे, वो और उनके जो मनसबदार हैं, वो जितना भी उन्हें पैसा मिलता था उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा वो सैलरीज में एंड गुड्स पे स्पेंड कर देते थे, कि मतलब कि उन्हें भी अलग अलग लोगों को सैलरीज देनी होती थी। ठीक है, जैसे कि मनसबदार अपने नीचे जो भी मिलिट्रीज को मेंटेन कर रहे हैं उनकी सैलरी देना, या फिर और भी जो बाकी सारे काम होते हैं उनके लिए लोगों को सैलरी देना। तो उनके रेवेन्यू का, मुगल एम्परर्स के एंड मनसबदार के रेवेन्यू का ज्यादातर भाग कहाँ पे जाता था, सैलरीज में एंड गुड्स में। गुड्स में कैसे कि जैसे अलग अलग चीजों की जरूरत होती है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीजों का शौक भी होता है, कि किसी को पॉटरी का शौक है कि वो लोग अपने अ, जो कुम्हार वगैरह है उनसे पॉटरी का सामान खरीदते रहते हैं, या फिर महंगी महंगी चीजें, उन वस्तुओं पर ये लोग अपना पैसा खर्च करते थे, है ना, बड़े लोगों के बड़े शौक, वो गुड्स पर पैसा लगाते थे। तो ये जो एक्सपेंडिचर होता था, ये क्योंकि अब ये लोग सामान पे खर्च कर रहे हैं, अब वो सामान आएगा कहाँ से, कोई बनाएगा। ठीक है, तो कौन बनाता है, आर्टिशंस बनाते हैं, पेजेंट्री होती है, पेजेंट्री जो फार्मर्स हो गए, तो वो फूड्स वगैरह ग्रो करते हैं।
तो जो आर्टिशंस थे और जो पेजेंट्री थी उन लोगों को इसका फायदा हुआ कि ये जो मुगल्स वगैरह जो पैसा खर्च करते थे, तो क्योंकि वो गुड्स वगैरह पे भी खर्च करते थे, तो उसका फायदा हो गया आर्टिशंस एंड पेजेंट्री को। बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। अब होता क्या था कि इन्हें वैसे तो फायदा हो रहा है कि इनका जो प्रोड्यूस है वो बिक रहा है, बट क्योंकि इन लोगों के ऊपर टैक्सेशन ही इतना ज्यादा लगा दिया था, टैक्स का अमाउंट ही इतना ज्यादा था, तो कि इन लोगों के लिए कुछ बचता नहीं था, इतना एक्स्ट्रा नहीं बचता था कि वो लोग थोड़ा बहुत पैसा बचा के और इन्वेस्ट कर दें, अपने बिजनेस को और थोड़ा बढ़ा लें, इतना नहीं बचता था। मान लो वो लोग 100 रुपए कमा रहे हैं, तो 100 में से उन्हें 80 रुपया एज टैक्स देना पड़ रहा है। अब 20 रुपए में वो क्या ही कर लेंगे, 20 रुपए में वो अपना उन्हें अपना पेट भी भरना है, घर भी चलाना है, और इसलिए वो इतना नहीं बचा पाते थे कि वो लोग अ, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाए। तो मतलब कि उनका एक तरह से सेल्स बढ़ी है, बट इतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, उनका इनकम उतनी ज्यादा नहीं हुई है। तो सबसे ज्यादा जो गरीब रहते थे उन लोगों के पास इतना ही पैसा मिल पाता था उन्हें कि वो सिर्फ अपना पेट भर पाए, मतलब पेट भरने लायक ही वो लोग कमा पा रहे थे, बाकी इतना एडिशनल नहीं बचा पा रहे थे कि वो लोग एडिशनल रिसोर्सेज खरीद पाए, अपने टूल्स एंड सप्लाईज को और बढ़ा पाए, इतना पैसा नहीं कमा पा रहे थे। बट जो वेल्दियर पेजेंट्री थी, जो वेल्दियर आर्टिशनल ग्रुप्स थे, मतलब कि जो अमीर लोग थे, अमीर मर्चेंट्स हो गए, बैंकर्स हो गए, उनको इस चीज से काफी ज्यादा फायदा हुआ। ठीक है, जो अमीर थे, मतलब कि एक तरह से जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा था और जो गरीब है वो और गरीब, क्योंकि अमीरों को तो फायदा हो रहा था कि वो लोग गुड्स वगैरह भी बेच रहे हैं, उन्हें प्रॉफिट भी मिल जा रहा है, वो पैसा बचा भी पा रहे हैं, बट गरीब नहीं बचा पा रहा था। ठीक है, तो जो वेल्दियर लोग थे, जो अमीर लोग थे, उन्हें इसका फायदा हुआ, बट जो पुअर लोग थे उन्हें इस सिस्टम का इतना फायदा नहीं हुआ। अब 17th सेंचुरी के एंड तक जो ये मुगल एलाइट थे, जो कि मनसबदार वगैरह थे, जो कि मुगल्स के अंडर काम कर रहे थे, अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेल्थ कंट्रोल कर रहे थे, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे इनके पास, तो धीरे धीरे अब जिसके भी पास पैसा होता है, जिसके भी पास रिसोर्स होता है, वो पावरफुल बनता है। ठीक है, पावर कम्स विद मनी। तो धीरे धीरे जैसे इनके पास वेल्थ बढ़ती जा रही थी, इनके पास रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे थे, ये जो मुगल एलाइट थे, जो मुगल्स के अंडर काम कर रहे थे, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर थे, तो ये लोग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल की तरह इमर्ज होकर आए। ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल होने लगे थे। और जैसे ही मुगल एम्परर की जो पावर है वो थोड़ी कम हो रही थी, वैसे ही ये जो मुगल एलाइट थे, ये जो दूसरे पर्सन थे, मुगल्स के अंडर काम करने वाले लोग, वो लोग अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम करने लग रहे थे, वो लोग अपनी जो पावर है उसे स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर रहे थे। अब क्या होता है, पावर में एक बंदा ऊपर रहता है तो दूसरा इंसान नीचे रहता है, ऐसा होता है कि पावर सीसॉ की तरह होती है कि आज कोई ऊपर कल नीचे, और कल वही पर्सन ऊपर और दूसरा नीचे, ऐसा होता है। ठीक है, तो जैसे ही मुगल एम्परर की जो पावर है वो कम होती, तो जो दूसरे पर्सन हैं वो आके गद्दी पर बैठ जाते, वो अपनी पावर स्टैब्लिश कर लेते। ऐसा हो रहा था कि मुगल की पावर कम हो रही थी, और ये जो एलाइट हैं वो जाकर अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम कर रहे थे, और इन लोगों ने अपनी अपनी नई नई डायनेस्टीज बना ली, और वो लोग जैसे कि हैदराबाद एंड अवध जैसी प्रोविंसेस को वो लोग कमांड करने लग गए, कंट्रोल करने लग गए। बट अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम करने के बावजूद मतलब कि इन लोगों ने अपना एक अलग से पावर स्टेब्लिश कर ली थी। इसके बाद भी इन लोगों ने मुगल जो एम्परर है उसको अपना मास्टर ही माना, उन्होंने माना कि ये जो मुगल एम्परर हैं ये हमसे ऊपर हैं, ये हमारे मास्टर हैं। ठीक है, हम इनको अपने से पावरफुल मानते हैं, बट अपना एक अलग से काम भी कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट भी हैं कि इनका हम पे कोई दबाव नहीं है, बट हाँ हम इन्हें मानते हैं। इस तरह का सिस्टम चल रहा था। और 18th सेंचुरी तक क्या हुआ कि जो अलग अलग प्रोविंसेस थी उन लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटीज स्टैब्लिश कर ली थी, मतलब कि सब लोगों ने अपनी अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम कर ली थी। पूरा जो एम्पायर है वो अलग अलग प्रोविंसेस में फिर से बट गया, और अलग अलग प्रोविंस अलग अलग लोग कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि मुगल्स की जो पावर थी वो थोड़ी कम हो गई थी। ठीक है, सो इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है, बट अभी एक और पार्ट है, वैसे आपके एग्जाम्स में तो ये आई थिंक नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, चैप्टर से हट के थोड़ी नॉलेज मिलती है। तो एल्सवेयर वाले सेक्शन को भी हम देख लेते हैं, किंग्स एंड क्वींस। तो 16th सेंचुरी की बात की जा रही है, तो उस टाइम पे बहुत सारे पावरफुल किंग्स एंड क्वींस होते थे। सो उनमें से एक है रूलर ऑफ ऑटोमन टर्की, जिनका नाम था सुल्तान सुलेमान। तो इन्होंने 1520 से लेके 1566 तक राज किया था। सो सुल्तान सुलेमान के रूल के टाइम पर जो ऑटोमन स्टेट है वो यूरोप वाले इलाके तक फैल गया। इन लोगों ने, जो सुल्तान सुलेमान है, उन्होंने यूरोप वाले इलाके में भी अपना साम्राज्य बढ़ाने की सोची।
और वहाँ पे इन्होंने हंगरी एंड ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया और उसके बाद बगदाद एंड इराक वाले इलाके को भी इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। और नॉर्थ अफ्रीका वाला पार्ट और मोरक्को तक का वाला जो हिस्सा है, वहाँ तक जो ऑटोमन अथॉरिटी थी उसको बहुत ज़्यादा माना जाता था, बहुत ज़्यादा उसकी एक तरह से इज्जत की जा रही थी कि हाँ, जो ऑटोमन एम्पायर है, ऑटोमन अथॉरिटी है, उसको एक्सेप्ट कर रहे थे लोग, एक्नॉलेज कर रहे थे। सुलेमान ने ऑटोमन नेवी को भी वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया। तो ईस्टर्न मेडिटेरियन वाले इलाके में जब ये लोग डोमिनेट करने लग गए तो उसके कारण जो ऑटोमन नेवी है उसे स्पेन के साथ कंपटीशन करना पड़ा। अरेबियन सी वाले इलाके में उसने पोर्टुगीज को चैलेंज दिया। और जो सुल्तान सुलेमान है, जो मोनार्क है, उसको क्या नाम मिला? अल कानूनी। इसका मतलब है द लॉ गिवर, ऐसा इंसान जो लॉ बनाता है, लॉ देता है। क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे इनके जो शासनकाल है उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे, मतलब कि कानून। और इन रूल्स एंड रेगुलेशंस का एम क्या था कि जो पूरा एम्पायर है सुल्तान का, अ, सुल्तान सुलेमान का, तो वहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम लाया जा सके कि वहाँ पे सब कुछ एक समान हो। ऐसा ना हो कि कहीं पे कुछ और सिस्टम चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, कहीं पे कुछ और। तो एक स्टैंडर्डाइज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स लाने के लिए उन्होंने इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए थे। और इनका मेन फोकस ये भी था कि जो पेजेंट्री है, जो फार्मर्स वगैरह हैं, उनको बचाया जा सके फोर्स्ड लेबर से। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्सेस लगते हैं, फालतू के टैक्सेस लगते हैं, तो उनसे भी पेजेंट्री को बचाया जा सके। और बाद में 17th सेंचुरी में जब ऑटोमन डोमेन्स थे, ऑटोमन वाले जो इलाके थे, जब वहाँ पर पब्लिक ऑर्डर कम होने लगा, तो फिर जो सुलेमान कानूनी वाला जो पीरियड था उसको क्या माना गया कि भाई वो आइडियल गवर्नेंस वाला पीरियड था। तो उस टाइम पे सब कुछ बहुत अच्छे से चला, क्योंकि यहाँ पे फोकस किया गया फोर्स लेबर को बंद करने में, कि लोगों को फोर्स लेबर से बचाया जा सके, फालतू के टैक्सेस से बचाया जा सके। तो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्डाइज करने के लिए कानून लाए गए। तो इन सब के कारण जो सुलेमान का जो शासनकाल था उसको एक आइडियल गवर्नेंस की तरह माना गया कि ये जो पीरियड है ये आइडियल गवर्नेंस का पीरियड था। अब हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है, एल्सवेयर वाला सेक्शन भी पढ़ लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा चैप्टर समझ आया हो, अच्छा लगा हो। और अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन जो हो वो छूटे ना। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। तो बाय बाय एंड टेक केयर।